सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुश आमदीद सुबह सवेरे पाकिस्तान में। वैसे तो हमारे दिल में बहुत सारी बातें जो है वो गर्दिश कर रही होती हैं, लेकिन जो बचपन की यादें हैं और ख़ासतौर पे घर का जो माहौल है, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम सारी ज़िंदगी नहीं पीछा छुड़ा सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर शायद जो हमने देखा होता ना, हम भी अगली नस्ल के साथ वैसे ही कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ मुख्तलिफ नहीं कर रहे होते। आज हम मेरा दिल चाह रहा था बात करें जो बच्चों में फेवरेटिज्म करते हैं ना पेरेंट्स। अच्छा, करते हैं पेरेंट्स, वैसे मानते नहीं हैं। करते हैं मतलब ये अम्मा का लाडला है, ये अब्बा का लाडला है। आप करती हैं फेवरेटिज्म? नहीं। अच्छा खैर, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि फराह इस पे फंस चुकी हैं। तो वालिदैन कभी मानते नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है, बच्चों को भी फील हो रहा होता है कि जी कि ये जरा जो है ना थोड़ा सा ज्यादा पसंद है, लाडला है, और ये थोड़ा सा। अच्छा, पता है बच्चे माँ बाप नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन माँ बाप इम्प्रेशन ऐसा देते हैं बाज़ औक़ात किसी एक बच्चे को, ये बहुत अच्छा है, ये तुम्हारा प्यारा बच्चा है, ये तो अच्छा बच्चा है, ये बात मानता है, ये तो पढ़ता बहुत अच्छा है, तुम शरारती हो, तुम इसकी तरफ देखो, तुम नहीं ऐसे करते हो, तुम्हारे उतने अच्छे नंबर नहीं आते। सो ये जो कंपैरिजन है उसमें वालिदैन का प्यार नहीं कम होता किसी एक बच्चे से और दूसरे से ज़्यादा नहीं होता, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे कोई एक जो है वो लाडला है और वो इतने पसंदीदा नहीं। और अगर सारों को लगे कि फलां जो है ये लाडला है और फलां कम लाडला है, तो फिर क्या ये बात गलत हो जाएगी कि पेरेंट्स जो है वाकई फ़र्क करते हैं? मुझे नहीं मालूम, अब ये मुश्किल सवाल। अच्छा, हर घर में होता नहीं है कि जो बड़ा बेटा होता है या बच्चा होता है वो माँ को बहुत ज़्यादा प्यारा होता है, बेटियाँ होती हैं वो बाप को बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं, तो फ़र्क तो होता है। बीइंग पेरेंट मैं सेफली ये कह सकती हूँ कि फ़र्क इतना नहीं होता हमजा। फ़र्क जो है वो बच्चों के अपने एटीट्यूड से होता है। कुछ पेरेंट्स जो हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो आपका दिल जो है अपनी आदतों से, अपने रवैये से इतना ज़्यादा अपनी तरफ कर लेते हैं कि आपको वो अच्छा लगता है, लेकिन फितरी तौर पे वालिदैन को अपने हर बच्चे से प्यार होता है, लेकिन हमें ये करना नहीं है, कंपैरिजन नहीं करना। अच्छा, एक और चीज़, मिडिल चाइल्ड के क्या हालात होते हैं फरा? मिडिल चाइल्ड हमेशा जिस फैमिली में भी देख लें वो ऐसे ही होते हैं कि यार हमें तो सबसे कम अटेंशन मिली है शायद। हाँ, सही बात है, मिल भी कम रही होती है क्योंकि ऑब्वियसली बड़े बच्चे जो हैं वो अकेले अकेले होते हैं, उनको आदत हो चुकी होती है डोमिनेट करने की, छोटा लाडला होता है। बड़े वाले दरमियान वाले ज़्यादा समझदार होते हैं, मैंने देखा दरमियान वाले हमेशा ज़्यादा साबिर, ज़्यादा परसुएसिव, खामोश तबीयत होती है, लेकिन उतने ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड होते हैं। सो आज जो टेक अवे मैसेज है ना, वो यही रिक्वेस्ट है कि हम नहीं, पेरेंट्स नहीं कर रहे होते कि कोई एक बच्चा पसंदीदा है, कोई दूसरा कम है, लेकिन बच्चों को जो इंप्रेशन जाता है वो उनकी नफ्सियात पर गलत असर डालता है। उस तरह से जो बहन भाइयों के आपस के ताल्लुकात है ना, वो भी सेहतमंद नहीं हो सकते। वो सारी जिंदगी ग्रज रखते हैं, उससे ये इसी के करते थे। आप तो सब हर बच्चा गोल्ड मेडल नहीं ला सकता है, तो बच्चों को जो है ना उनके मुताबिक करें, और ये कंपटीशन बच्चों के दरमियान ना करें, ताकि बच्चों के अंदर ऐसा जाए ना कि जी कि अब्बा जी को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं तो पसंद ही नहीं। और बच्चों के आपस के जो ताल्लुकात है, बहन भाइयों वाली जो मोहब्बत है, वो ना उनकी इफेक्ट हो, उनके दरमियान मुकाबला और मुसाबकत का जज्बा ना आए, हमदर्दी का, प्यार का, एक दूसरे के साथ ताउन का जो जज्बा है वो हमेशा पेश नज़र। बिल्कुल ऐसे ही है। तो पहले बात कर लेते हैं, हुकूमत जो है सेनेट इलेक्शन ओपन वोटिंग पर कराने के लिए पुरअज़्म है, और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मंजूरी के बाद इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी कर दिया गया है। एक और ऑर्डिनेंस है जो इस गवर्नमेंट ने जारी किया है। याद है हम बात भी कर रहे थे कि लड़ाई झगड़े चल रहे हैं सेनेट में, नहीं होगा तो फिर ऑर्डिनेंस के जरिए से सारे मामला जो है वो हो जाएंगे, लेकिन ये ऑर्डिनेंस के जरिए ये मामला जो है, इसमें ट्विस्ट थोड़ा सा ये है कि 11 फरवरी को शेड्यूल जारी होना, और 11 फरवरी को अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला इसके खिलाफ दे देती है, तो तब भी ये इंतखाबात जो है ओपन बैलेट से हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। मेरा ख्याल है कि नहीं हो सकेंगे। सो इस हवाले से भी ये मामला जो है बहुत अहम है कि हुकूमत अब इस बारे में अपनी रिट मुसलसल जाहिर कर रही है कि वो चाहती है कि ओपन बैलेट के जरिए से फैसला हो, लेकिन क्या ये मुमकिन होगा या नहीं होगा? तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी के बाद सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट के जरिए से होना जो है अपेरेंटली अब मुमकिन दिखाई दे रहे हैं, और ये जिसे हम ज़ेर समात रेफरेंस जो है इससे मशरूत है ये सारा मामला, यही इसमें ट्विस्ट हो सकता है। और उन्होंने भी मशरूत रखा है कि जी कि सुप्रीम कोर्ट से मशरूत रखा जाएगा। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, माहिर कानून शाखावर साहब मौजूद हैं। शाखावर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। शाखावर साहब, सुप्रीम कोर्ट में मामला था, ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया है, क्या आप समझते हैं कि जल्दबाजी कर दी गई है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या डिसीजन हो सकता है? अगर डिसीजन लेट हो गया तो फिर सेनेट इलेक्शंस पर क्या असर होगा? हाँ, ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है, और एक तरफ सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में
वो भी ज़ेर समात है, जिसमें आर्टिकल 226 जो कि ये बज़ाहिर तो ये कहता है कि वज़ीर आज़म और वज़राए आला के इंतखाबात के अलावा आइन के तहत जितने भी इंतखाबात होंगे वो सीक्रेट बैलेट के तहत होंगे। तो इसकी इंटरप्रिटेशन के लिए ज़ाती रेफरेंस जो है सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर तजवीज़ है, उसका फैसला होना जो है वो अभी देखते हैं कि कब आता है। लेकिन उसी दौरान ये ऑर्डिनेंस लेके आना ये भी एक अजीब बात है, और ये ऑर्डिनेंस है भी मशरूत जी, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के जो ओपिनियन है, ये मैं इसको फैसला नहीं कहूँगा क्योंकि ये ओपिनियन के लिए सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। और ये भी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि ये जो ओपिनियन दी जाती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो सदर मुमलिकत को देता है, वो सदर मुमलिकत के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि अब जैसे आपने भी कहा कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान जो है वो होने वाला है, और अगर उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपना ओपिनियन नहीं देती तो फिर क्या पोजीशन होगी। मैं तो समझता हूँ कि फिर ये एक बहुत बड़ा आईनी डेडलॉक हो जाएगा। उसकी वजह एक बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस सदारती रेफरेंस में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना मौकफ दिया है, उन्होंने सदारती रेफरेंस के अगेंस्ट अपना मौकफ इख्तियार किया। उनका मौकफ ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कि जब तक आर्टिकल 226 में तरमीम नहीं की जाती उस वक्त तक इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के तहत ही होंगे। अब उसके बाद ये ऑर्डिनेंस भी आ गया, और ऑर्डिनेंस में भी अजीब बात ये है कि एक तरफ लिखा हुआ है कि दिस शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, कि उसी दिन जिस दिन गजट नोटिफाई हो गया उस दिन नाफिजुल अमल है। लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन के साथ भी मशरूत है। जी, तो ये एक अजीब सी एक सूरत हाल ये है। आपको लगता है शाह खबर साहब की वो जो दबाव में लाने की कोई कोशिश है? क्या दबाव हो सकता है हुकूमत का कामयाब कि मुसलसल उनकी तरफ से वाज़े रेट आ रही है कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन जो है ओपन बैलेट के जरिए से, और फिर दूसरा ये कि अगर इलेक्शन ऑर्डिनेंस के तहत हो जाते हैं और ऑर्डिनेंस ही मनसूख हो जाता है तो फिर ये इलेक्शन अगर उस वक्त तक ये पूरा इलेक्शन ही कालेदम हो सकता है, ये भी कोई ऐसी कानूनी पेचीदगी भी आपको दिखाई देती है? जैसा रज़ा रबानी साहब ने भी इसका जिक्र किया। देखिए बात ये है कि मेरा ख्याल है कि दबाव डालने की कोशिश तो मैं नहीं कह सकता उसमें, क्योंकि एक बात जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और पीटीआई जो है वो इस बात पे जरूर मुसर है कि ये इंतखाबात हर हाल में ओपन बैलेट के तहत ही होने चाहिए, शो ऑफ हैंड के तहत होने चाहिए, सीक्रेट बैलेट के तहत नहीं होने चाहिए। लेकिन उसमें मेरा वैसे जाती ख्याल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, जो कि जिन्होंने कॉग्निजेंस ली हुई है, वो शायद जल्द इस पे कोई फैसला या अपनी राय कायम कर दे, और उसमें भी बतौर एक कानून के तालिब इल्म के मुझे भी कोई इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं है कि वो आर्टिकल 226 की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला या ऐसी ओपिनियन दे जो कि आइन की जो शिक है उसके मुतसादिक हो। शाह खबर साहब, आप नहीं समझते कि काफी देर कर दी हुकूमत ने इस मामले में आने के लिए, और अब इनके पास ऑप्शन ही नहीं बची थी? एक मामला सुप्रीम कोर्ट में है और फिर ऑर्डिनेंस जारी करना ही था कि फेस सेविंग कर ली जाए। हाँ, मैं समझता हूँ कि ये बड़ी उजलत से हुआ है, और क्योंकि वक्त बहुत कम है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसमें ओपिनियन क्या देती है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस भी उसके साथ मशरूत है। लेकिन ये आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में पेश करना, फिर उसके बाद ऑर्डिनेंस ले आना, ये हुकूमत की तरफ से जिस आप बता रहे हैं मुसलसल एक अज़्म का इजहार है या मुसर है वो इस पर, अगर ये मुकम्मल नहीं हो पाता तो फिर आप इस सारे मामले को कैसे देखते हैं? फिर आप क्या देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? मुकम्मल नहीं हो पाता, देखिए क्योंकि ये इलेक्शन करवाना है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो सेनेट के इलेक्शन अपने वक्त के मुताबिक उस वक्त में करवाने हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी अपना ओपिनियन न दिया, ये तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है ये भी फील्ड में रहा, और आर्टिकल 226 भी अपनी जगह पे मौजूद हो, तो मैं समझता हूँ कि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को के लिए मुश्किल हो जाएगी कि ये शायद इसमें एक बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक बन जाए, जिससे इलेक्शन जो है सेनेट के इनके शेड्यूल के मुताबिक होना भी शायद जो है वो उसमें भी कोई रखना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बात करते हैं, हमने गवादर स्टेडियम की तस्वीरें कुछ देखी थी, खूबसूरती देखी थी। अब उसमें एक मरहला आगे चली गई है हुकूमत, और हुकूमत ने कहा, बलूचिस्तान की हुकूमत ने, कि हम इसको बेहतरीन बना देंगे, आलमी मयार के मुताबिक बनाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के क्रिकेट लवर्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी न्यूज़ है।
क्योंकि जिस स्टेडियम की खूबसूरती के चर्चे हैं, अब सूबाई हुकूमत जो है वो भी इसमें इंटरेस्ट ले रही है। इसका मतलब यह है कि वज़ीर आला के हवाले से बलूचिस्तान के जो वज़ीर आला हिजाम कमाल की ज़ेर सदारत गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी का इजलास हुआ, जिसमें ये फैसला किया गया कि इस स्टेडियम में शायकीन के लिए इंक्लोजर्स, आलमी मयार की पिचेज़, फ्लड लाइट्स, ये सब कुछ लगाया जाए और डिजिटल स्कोर बोर्ड, जदीद मीडिया बॉक्सेस, सब कुछ ऐसा मौजूद हो जो कि पूरी दुनिया के बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम्स में होता है। तो ये जो गवादर क्रिकेट स्टेडियम है, ये यकीनी तौर पर इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान के, ना सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि दुनिया के खूबसूरत तरीन क्रिकेट ग्राउंड होगा। बिल्कुल ऐसे ही आप देखिए कि नासिर हुसैन कर रहे हैं, बैठ के ट्वीट कर रहे हैं कि जी कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तो लॉर्ड्स है, लेकिन ये लॉर्ड्स से भी खूबसूरत है। आप देखें ना कैसी बातें सामने आ रही है। मुझे ये भी एक खदशा है कि ये ना हो कि जब इंक्लूजर्स बनाए जा रहे हों, मीडिया सेल बनाया जा रहा हो, इस तरह की चीज़ें हो रही हों, तो कहीं इसकी खूबसूरती मांगना पड़ जाए। इसकी जो मेजेस्टिक वो जो पहाड़ है ना साइड पे, यही इसका एक जैसे कहना चाहिए यूनिक सेलिंग पॉइंट है। और अगर इसी को हम मेंटेन करते हुए, इसकी जो नेचुरल खूबसूरती है इसको मेंटेन करते हुए कुछ इनोवेटिव इसको लुक दे सकें, तो वो एक बड़ी ज़बरदस्त बात न्यूजीलैंड में देखते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में भी देखते हैं कि कई ऐसे स्टेडियम्स हैं जहाँ पर फिर उन्होंने चेयर्स नहीं लगाई हैं, एनक्लोजर्स बनाए हैं, चेयर्स नहीं लगाई हैं, लोग ऐसे ही पीछे बैठे हैं, नेचुरल ब्यूटी आपको नजर आ रही है। अब देखेंगे कि ये क्या होता है और ये सारी बातें हमें जाननी भी हैं, क्योंकि दुनिया ने इतना ज़्यादा पसंद किया है और पाकिस्तान की जो खूबसूरती है सामने आई है। तो जानते हैं तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब हमारे साथ हैं। लियाकत शाहवानी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गवादर स्टेडियम को आलमी मयार का बनाने के लिए अब हुकूमत क्या इकदाम करने जा रही है, क्या सोचा है गवर्नमेंट ने? देखिए, इस स्टेडियम की जो खूबसूरती है वो ऑलरेडी आलमी मयार की है और इसकी तारीफ़ें भी आलमी सतह पे हो रही हैं। लेकिन ये है कि ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो इसका आलमी मयार का नहीं है, लेकिन स्ट्रेच करने की जो है स्पेस और गुंजाइश मौजूद है। इसको हम फर्दर स्ट्रेच करेंगे और ज़मीन थोड़ी अनइवन है, उसको डेवलप करना है, इम्प्रूव करना है हमने, और जो पिच है उसको भी इम्प्रूव करना है, बेहतर करना है आलमी सतह पे। और ये उस वक्त तक आलमी मयार का नहीं बनेगा जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट भी यहाँ पर फोकस करे और आलमी सतह की जो टूर्नामेंट्स हैं वो यहाँ पे मुनक्किद हों, PSL यहाँ मुनक्किद हो, भले शुरू में फ्रेंडली मैच ही क्यों ना हो। और गवादर में फैसिलिटीज़ मौजूद है, एक 5 स्टार होटल भी मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक आलमी मयार का जब टूर्नामेंट यहाँ पर मुनक्किद होगा तो इसकी जो तारीफ़ें आलमी सतह पे हो रही हैं, तो फिर खूबसूरती के साथ साथ जो मयार है वो भी आलमी सतह का होगा। बिल्कुल सही। अगर इसे आलमी मयार का बनाया जाता है स्टेडियम को, तो ये बलूचिस्तान और गवादर पोर्ट मंसूबे के लिए कितना सूदमंद साबित हो सकता है? फिर टूरिज्म जिसको डेवलप करने के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतें मुसलसल कोशा हैं, उसमें कितना फ़ायदा होगा? बहुत सूदमंद साबित होगा। आप देखें कितनी अच्छी मैसेज कन्वे हुई है बैनुल अक़वामी सतह पे, जो इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। और उस अप्रिसिएशन के साथ बलूचिस्तान के अवाम बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। बलूचिस्तान गवर्नमेंट को पूरी दुनिया इस वक्त अप्रिशिएट कर रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि न सिर्फ गवादर बल्कि कोयटा में, बलूचिस्तान की दीगर अजला में जो स्टेडियम्स हमारे हैं, फेडरल गवर्नमेंट उस पर भी तवज्जो दे। गो के बलूचिस्तान गवर्नमेंट खुद हमने हमारी स्कीमात हैं पूरे बलूचिस्तान में हर एक ज़िले में 50 से 60 एकड़ पे मुश्तमिल बैनुल अक़वामी मयार के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस, स्टेडियम्स हमने कंस्ट्रक्ट करने हैं। अगले 3 सालों में उस पर काम जारी है और बहुत सारे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस के लिए जो है एलोकेशन भी बजट में की गई है। उस पर काम का आगाज़ इंशाल्लाह हुआ चाहता है। तो पूरे बलूचिस्तान में एक विजन है बलूचिस्तान गवर्नमेंट का कि हमने एटलीस्ट चंद स्टेडियम जो है हमने आलमी मयार के बनाने हैं। उसके साथ साथ बलूचिस्तान के तमाम टाउन्स में दीगर स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स और फटसाल ग्राउंड हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। ऑलरेडी भी कोयटा में हमने अभी ग्राउंड स्टैब्लिश किए हैं, गर्ल्स कॉलेजेस में फटसाल ग्राउंड स्टैब्लिश हो गए। तो ऑलरेडी बलूचिस्तान गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्सेस और टूरिज्म पे जो है बहुत ज़्यादा एक तवज्जो है और उसके लिए हमने काफिशन की है। सिर्फ 2 सालों में 5 अरब रुपए तो हमने टूरिज्म की फील्ड में। ठीक है लियाकत शाहवानी साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसका एरिया जो है वो आलमी मयार के मुताबिक नहीं है, लेकिन इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, तो कितना वक्त दरकार होगा गवादर स्टेडियम को ये जदीद खतूत पर उस्तवार करने के लिए? हुकूमत को क्या लगता है कितना वक्त लग जाएगा, कितने फंड्स चाहिए होंगे? देखें,
बहुत जल्द होगा इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में उस सतह पे जो इसको हम डेवलप करेंगे, स्ट्रेच करना है, जैसे मैंने कहा स्ट्रेच की गुंजाइश भी है, स्टेप्स उसमें फर्दर बनेंगे, तो मैक्सिमम जो है ये 1.5 से 2 साल या 1 साल भी इसके ऊपर तवज्जो दे सकते हैं हम, तो ये काम इंशाल्लाह होगा। लेकिन 1 से 1.5 साल इसके लिए चाहिए। लेकिन मैं अगेन ये रिपीट करता हूँ कि खूबसूरती इसकी आज भी आलमी मयार की है, और आलमी सतह पे तारीफें भी हो रही हैं। लेकिन जब तक आलमी सतह के टूर्नामेंट्स यहाँ पर मुनक्किद नहीं होंगे, उस वक्त तक ये एक आलमी सतह की एक इम्पॉर्टेंट स्टेडियम की कैटेगरी में ये फॉल नहीं करेगा, और इस पे आलमी सतह की जो है तवज्जो नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़रूरी है कि PSL का एक टूर्नामेंट यहाँ पर मुनक्किद हो, और उसके बाद जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो फर्दर उसमें इजाफा होगा। बलूचिस्तान में गवादर समेत सयाहत की बहुत सी और भी जगह हैं जिनको दुनिया जानती नहीं है, इन सियाती मकामात की प्रमोशन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, कि लोग इनको जान सके, यहाँ पर आए। हुकूमती सतह पर क्या हो रहा है? एक तो ग्वादर में पार्क की तामीर हुई है, ग्वादर और टोटल जो कोस्ट लाइन है इस पे 7 नए रिजॉर्ट्स हम बना रहे हैं। 2 की जो है ना ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, और जो पूरा टूर ये जो कोस्ट लाइन है इसकी जियो मैपिंग की जा रही है, और इसकी फिजिबिलिटी स्टडी जो अप्रैल में मुकम्मल होगी। इस पे अर्ट्स बनाए जाएंगे, रिजॉर्ट्स बनाए जाएंगे, रिजॉर्ट्स को डेवलप किया जाएगा, और उसमें मयारी सहूलियात हम फराम करेंगे। और ये जो कोस्टल पूरा बेल्ट है इसकी जो ब्यूटी है ये हमने दुनिया को दिखाना है, और ख़ुसूसन पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी सतह पे जो टूरिस्ट हैं दे वुड लव टू कम टू गवादर, और इस पूरी ब्यूटी को इंशाल्लाह अस्तुला जो हमारा हाईलैंड है, नेशनल पार्क है, उसको भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट उसको भी हम डेवलप कर रहे हैं। तो ये 2 तो अर्ट्स उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो चुकी है, बाकी भी काम का आगाज़ इंशाल्लाह कुछ इस साल और कुछ अगले साल इस पे काम का, अगले 2 सालों में नए 7 रिजॉर्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है लियाकत शहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। पूरी दुनिया की नज़रें गवादर स्टेडियम पर हैं, हमारी नज़रें भी गवादर स्टेडियम पर हैं। उम्मीद करते हैं कि आलमी मयार का बेहतरीन स्टेडियम होगा और हम यहाँ पर जाके इंटरनेशनल मैच भी देख सकेंगे। बिल्कुल सही। 1400 किलोमीटर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1400 किलोमीटर लंबी तवील साहिली पट्टी जो है ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खूबसूरती है जो दुनिया को दिखानी अभी बाकी है। सो लेट्स होप एंड विश, हमें भी दिखानी बाकी है, हमें खुद भी जाके देखनी है अभी। लेट्स होप एंड विश कि इन तमाम चीज़ों पे काम हो, और हम एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, और यकीनन साथ साथ आप मैच भी देख रहे हैं। हाँ, मैच अभी तो आप अभी पिच रिपोर्ट सब देख रहे होंगे ना कि पिच अब कैसी होने वाली है, क्योंकि आज पाकिस्तानी बॉलर्स के हक में पिच जाने वाली है नहीं। कुछ ही देर में जब मैच शुरू हो जाएगा तो हम चाह रहे हैं कि ऐसी बॉलिंग पिच हो कि 3 ओवरों में मैच खत्म हो जाए, है ना। ये हम बस चाहते हैं कि हर चीज़ जो है हमारी मर्जी और हमारी मंशा के मुताबिक। वैसे हमसे क्या सूरत हाल लग रही है आपको? ठीक है, रिजवान ने बहुत अच्छी सेंचुरी बनाई, बड़ा अच्छा सब कुछ किया, मगर 127 एक रन की विकेट के ऊपर जैसे उन्होंने चेस किया, मतलब तो वो अब फिर मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले टेस्ट में भी हमने देखा था इसी तरह से साउथ अफ्रीका एक दफा मैच को लेके जाते हुए नजर आ रहे थे कि जी कि कमाल बैटिंग कर रहे थे, लेकिन अचानक ही नुमान और यासिर शाह ने जो है विकेट्स ले ली और मामला कुछ सीधा हो गया। मुझे ऐसे मैच अच्छे लगते हैं जो थोड़ा फंस के, थोड़ा इंटरेस्ट के साथ चलते। वन साइडेड मैच भले वो किसी भी टीम के हक में हो, वो देखने का तो मजा नहीं ना आता। 370 रन का टारगेट था चौथी इनिंग्स के लिए, ये एक बेहतरीन बड़ा टारगेट है, और पाकिस्तान ने एक अच्छी इनिंग्स के लिए रिजवान की वजह से, नीचे टेल ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेकिन अब कुछ समझ नहीं आ रही। 243 रन है तकरीबन, और ये जो 243 रन है क्या ये आज हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, कंडीशंस क्या हैं? अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कहेंगे। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बहुत बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया जनूबी अफ्रीका ने दूसरे इनिंग्स में, क्या देख रहे हैं आज? किसका पलड़ा भारी रह सकता है? बॉलर्स को कोई फायदा होगा? जी गुड मॉर्निंग हमजा और फरा, आपको भी सुबह खैर। और जो सबसे पहली खबर जो मैं इंडी क्रिकेट स्टेडियम से आपको दे रहा हूँ कि सनी मॉर्निंग है, कोई बारिश का इम्कान नहीं, तो मौसम का तो असरअंदाज होने का कोई चांस नहीं। लेकिन जिस तरह साउथ अफ्रीकन बैट्समैनों ने, मैकरम ने और डॉसन ने कल बैटिंग की है, तो देखें इस वक्त तो पाकिस्तान को थोड़ा सा एज इसलिए है
कि आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा टोटल किसी टीम ने चेज नहीं किया चौथी इनिंग्स में। लेकिन क्रिकेट को कहते हैं कि ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है, हो सकता है। लेकिन आज जो पहला सेशन है, पहले 2 घंटे का खेल मेरे ख्याल में ये मैच की टोन सेट करेगा। लेकिन अब असल इम्तहान जो है, पहला जो इम्तहान था उसमें तो मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। अब जो इम्तहान है वो पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का इम्तहान है कि यासिर शाह, नुमान अली, फिर हमारे जो फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, जिन्होंने पहली इनिंग्स में 5 विकेट ली, और फहीम अशरफ, ये किस तरह की करते हैं। तो पिच माहिरीन भी बड़े इसमें हैरान और परेशान है कि पिच ने अचानक जो है वो पहले स्पिन बॉलिंग को सपोर्ट किया, फिर आसान हो गई, फिर स्पिन बॉलिंग को सपोर्ट किया। अब अचानक जो है वो पिच जो है बिल्कुल कल शाम तक तो फ्लैट नजर आ रही थी। अब देखना है कि ये पिच किस तरह बिहेव करती है। लेकिन आज जो मेरे ख्याल में अभी जो 2 घंटे का सेशन है, इसमें बहुत सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। तो आपको लग रहा है कि मैच 50-50 है इस वक्त, या 60-70-30 का रेशो लग रहा है? और हसन अली ने अच्छा परफॉर्म किया था। अगर पिछली इनिंग्स की बात करें, इस इनिंग्स में भी आपको दिखाई देता है, मतलब अभी तो जैसे आप कह रहे हैं पिच के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसी परफॉर्मेंस आती है, बट एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए फरा, पाकिस्तान की जो टीम है, होम एडवांटेज है। हमारे क्रिकेटर सालों साल से इन्हीं पिचेस पर खेलते रहे। अभी तक अगर आप रेशो की बात करें तो मेरे ख्याल में 60% पाकिस्तान जीत के इम्कान हैं, 40% साउथ अफ्रीका के हैं। लेकिन अगर आप देखें कि कल वेस्ट इंडीज ने ढाका में बांग्लादेश को 394 रन चेस करके हराया, और 1 महीने पहले इंडिया ने ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया को हराया 324 रन चेस करके। तो क्रिकेट में आज के दौर में जबकि वनडे और T20 क्रिकेट इतनी ज्यादा हो गई है, ये स्कोर चेंज होना मामूली बात है। दरअसल पाकिस्तान के लिए अभी सिचुएशन कोई आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। इस वक्त कोई प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। मेरे सामने वही जिस तरह मैं कह रहा था कि पाकिस्तान के बॉलर्स अगर शुरू में ब्रेक थ्रू ले लें तो पाकिस्तान के भी चांसेस हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बहरहाल पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आप पाकिस्तान की बैटिंग से सीरीज की बात कर ली जाए, दोनों मैचेस की बात कर ली जाए, क्या मुतमईन है कि हाँ ठीक बैटिंग की या मुनासिब बैटिंग थी जिस तरह की पिचेस थी? देखिए मेरे ख्याल में रिजवान ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, अजहर अली ने बैटिंग की है, बाबर आजम पर देखें होम ग्राउंड पर काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। हमारे ओपनर्स की परफॉर्मेंस जो है उससे भी सवालिया निशान है। तो हमें एक बार ड्राइंग बोर्ड पर बैठ कर हमें देखना होगा कि कौन से वो प्लेयर है। जैसा फवाद आलम की अगर आप इनिंग्स निकाल दें तो शायद पाकिस्तान कराची टेस्ट नहीं जीतता, लेकिन अब हमें कोई प्लान करना है फ्यूचर के लिए कि हमारी बैटिंग में किन लोगों को हमने अपने प्लान में रखना है और किन को यहाँ खुदा सकता है। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त हमारी बैटिंग ने कोई बहुत अच्छा शो नहीं किया, जिसकी वजह से हम कह सकें कि हम जो है वो हमजा तो इतना मायूस हो गए कि कहाँ ये बाबर आजम करते नहीं थकते थे। अब देख लें अभी तक इन्होंने नाम ही नहीं लिया। तो ये बताइएगा कि कप्तानी का बर्डन है जिसकी वजह से उनकी अपनी परफॉर्मेंस जो है बैटिंग की मुतासिर हो रही है, या फिर कोई और वजह है कि वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे? इतने मुश्किल बॉल नहीं पड़े थे, बॉल सीधे ही थे, इतना कोई अच्छा बॉल नहीं था कि कहा जाए कि बाबर आउट हो गए। देखिए कप्तान का टेस्ट ही तब होता है जो जिस तरह आज पोजीशन है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कप्तानी तो दे दी, लेकिन आज उसका रियल टेस्ट है। बैटिंग में तो बाबर आजम अभी तक परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन कप्तानी में बाबर आजम क्या करते हैं तो आज उनका रियल टेस्ट है। क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे दुनिया के बड़े प्लेयर जो हैं वो अच्छे कप्तान साबित नहीं हुए। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को मैं तो उस वक्त भी कहता था कि हमने एक स्टेप टीम को खराब कर दिया सरफराज अहमद को कप्तानी से हटा दी। तो बाबर आजम को हमने कप्तानी तो दे दी, लेकिन आज पता चलेगा कि इस मुश्किल सिचुएशन में वो किस तरह के अंदर फैसले करते हैं। तो बाबर आजम की कप्तानी का भी बहुत बड़ा इम्तिहान है। एक बुकी का मामला है जो सामने आ रहा है रावलपिंडी स्टेडियम से मुबैना तौर पर, जिसको पकड़ा गया है। उस हवाले से हमें कुछ बताइएगा कि क्या अपडेट्स हैं, किस किस्म का, किस नौयत का, किस लेवल का वो बुकी है? सिर्फ ऐप पर गेम खेल रहा था, उधर उसने सट्टा लगाया हुआ था, या कोई खिलाड़ियों से राब्ते भी सामने आया? नहीं, खिलाड़ियों से तो कोई राब्ते सामने नहीं आया, क्योंकि ये जो मैच टेलीवाइज हो रहा है ना, ये डिले मैच है। तकरीबन कोई
अगर आप ग्राउंड में बैठ के हम देख रहे होते हैं ना तो 1 मिनट की डिले पे मैच चल रहा होता है। अच्छा। तो ये किसी म्यूजिक के जो वेंडर थे उनके जरिए इसने कार्ड बनवाया और ये ग्राउंड में आया और इस पर इंफॉर्मेशन 10,000 रुपए ले रहा था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट ने बिलाल नाम का ये मुबैना तौर पर जो बुकी है, यहाँ न्यू टाउन थाना है, उसने अरेस्ट किया हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान में बुकीज के लिए कोई कानून नहीं है। कानून का मुसविदा जिसके तहत फौजदारी मुकदमा दर्ज होते हैं वो अभी तक कौमी असेंबली और सेनेट से पास होना है। तो मेरे ख्याल में आज अगर कोर्ट में अपीयर भी किया तो उसकी जमानत हो जाएगी। लेकिन बहरहाल नेटवर्क जो है उसका पता लग सकता है क्योंकि FIA ने भी इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन की है। तो जो सबसे बड़ा इसमें मसला दरपेश है वो यही है कि सट्टेबाजी के हवाले से आज तक हमारे मुल्क में कोई कानून नहीं है। लेकिन बहरहाल अलार्मिंग सिचुएशन है कि एक इंफॉर्मेशन के लिए 10,000 रुपये ले रहा था। उसका कहना है कि मैं कराची टेस्ट में भी मौजूद था, बैरून मुल्क भी पाकिस्तान के मैचेस में मैं इंफॉर्मेशन ग्राउंड में बैठ के प्रोवाइड करता रहा हूँ और जो पाकिस्तान के PSL के मैचेस थे, PSL 5 में, वहाँ भी वो बुकी ग्राउंड में बैठकर सट्टेबाजों के नेटवर्क के लिए काम करता रहा है। बिल्कुल ठीक है अब्दुल माजिद अलार्मिंग साहब, है बहुत ये, शुक्रिया बहुत शुक्रिया, आपका। साथ सबसे रहे। पहले पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, बहुत अलार्मिंग है वो करेंगे क्योंकि PCB की प्रोडक्शन है, आप उसको यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। लेह की वजह से आप देखें एक बॉल का लगता है। अच्छा, वो आप हमारी देख लें, हमारी जो स्पॉट फिक्सिंग हो रही थी 9 बॉल का लग रहा था, वाइट बॉल का लग रहा था। तो ये वही मामला था कि वो बता देता है कि भाईजान अगली बॉल पे तो चौका आने लगा। तो जितना आप मतलब ग्लूड होते हैं स्क्रीन के साथ तो फिर ये सब मामला तो होंगे। अब अल्लाह करे कि इतना मॉरली स्ट्रांग हो कि हम इन चीज़ों पे ना जाए। मैं दुनिया के चूँकि इसी तरह से सारे लोग कर रहे हैं। हमजा, मैं एक और चीज़ की तरफ बात करना चाह रही हूँ। PSL 6 का नया तराना आपको कैसा लगा? जाती राय मैं दे दूँ। हाँ, अच्छा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। क्यों? मैंने मुकम्मल सुना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वजह? अच्छा, अब ये मैं जाती राय है इसलिए मैं देता हूँ कि ये PSL जो था ना, ये मुझे ये लगा कि पंजाब सुपर लीग नहीं है। इसका गाना ऐसे पंजाबी से शुरू नहीं कर देना चाहिए था, आपको उर्दू में रखना चाहिए था या फिर तमाम जुबानों को उसमें लेके आते तो आपको फील होता कि ये गाना कुछ ऐसा होना चाहिए था। ये मेरी एक जाती राय है। मुझे लगा कि पंजाबी फिर आप उर्दू में आ गया, आपने रैप करवा लिया और फिर आपने गाना ही रैप कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे यही डिबेट जो है ना इस वक्त चल रही है। बहुत सारे लोगों को तो बहुत पसंद आया है और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसके ऊपर तनकीद भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपकी भी एक राय होगी यकीनन, लेकिन और बहुत सारे लोग जिनसे हमारी मुलाकात हुई वो क्या एक राय रखते हैं इस PSL सॉन्ग के बारे में, हम आपको सुनवाते हैं। अली ज़फ़र वाला ज़्यादा बेहतर था, अली ज़फ़र से ही नहीं करवाना चाहिए था। नसीबुल्लाह ने गाया वो नहीं अच्छा था। मुझे तो बड़ा पसंद आया, सो आई एंजॉयड अ लॉट। फवाद खान ने गाया, वो थे गाने, ये कोई गाने तो नहीं है। नसीब लाल वाला से ना अली ज़फ़र वाला सही ज़बरदस्त है, वो बेहतर है। फ्लॉप गाना ये वो सॉन्ग है, ऐसा लग रहा है कि कवालियाँ चल रही हैं पीछे। ख़ुसूसन जब उन्होंने ये गाना गाया है, इस नौजवानों को एग्रेसिव कर दिया है कि वो PSL बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। बस उसका म्यूज़िक बंद कर दो फिर अच्छा लगता है। नसीबुल्लाह का कोई इतना फेवरेट नहीं है। नगमे ने और ही जोश व खरोश जो है वो पैदा कर दिया। नसीबुल्लाह ने बहुत ही अच्छा गाना गाया। अच्छा, मैंने जो है ना खुल के जाती राय तो दी है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि जो मुझे सबसे अच्छा पार्ट भी लगा वो नसीबुल्लाह साहिबा का ही लगा। बिल्कुल, सबसे बेहतर भी उस गाने में वही। हाँ, अगर शकीरा जो है वो फुटबॉल का इंटरनेशनल जो है वो गा सकती हैं तो मेरा ख्याल है कि विमेन वॉइस इन मेल टूर्नामेंट्स एंड इवेंट्स इज अ गुड कॉम्बिनेशन। आयमा भी हैं वही ना, लेकिन अगर पूरे वो पहले मर्दाना थे ना, अली ज़फ़र थे और ये लोग थे, मतलब सारे मर्दाना आवाज़ें। मैं तो अली ज़फ़र का वैसे इंतजार कर रहा हूँ कि क्या वाकई भाई इस दफ़ा भी हाजिर है या भाई हाजिर नहीं है। उन्होंने ट्वीट भी किया कि यार अब मैंने क्या कर दिया, क्योंकि सारे कह रहे थे अली ज़फ़र आप वापस आ जाए। बिल्कुल सही। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। भारत की बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और इल्ज़ाम तराशियाँ जिसे दुनिया ने मुस्तरद कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने अपनी रिपोर्ट में दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों का इतराफ़ किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की 27वीं रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आए, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों और ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई के लिए साबित कदम है। ये बड़ी बात है। बिल्कुल, पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी के लिए माली ताउन करने वाले अफराद की गिरफ्तारी के साथ साथ मतलूब अफराद और जायदादों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। और दहशतगर्द तंजीमों के भारतीय हिमायत पर DGISPR ने डोजियर पेश किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि 5 ग्रुप्स ने कलअदम TTP से इत्तेहाद का
ऐलान किया जिससे टीटीपी की ताकत में इजाफा हुआ और हमलों में तेजी आई, और ये भी भारत की मंशा से हुआ। बिल्कुल सही। सो टीटीपी इंजमाम से पाकिस्तान और खत्ते के लिए दहशतगर्दी के खतरे में इजाफा हुआ। ये जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक टीटीपी के मुनक़सिम धड़ों को भारतीय हिमायत से अफगानिस्तान में इकट्ठा किया गया। टीटीपी गुज़िश्ता बरस 3 माह में 300 से ज़ायद हमले कर चुकी है, और इसके साथ जो अफगान मुफाहमती अमल और पाकिस्तान के इस खत्ते में अमन के लिए कोशिशें और काविशें सबूताज करने की जो कोशिशें वो भी ज़ाहिर है पूरी दुनिया के सामने। पाकिस्तान ने जिस तरह डोजियर पेश किया, पाकिस्तान जो हकाइक सामने लेके आया, दुनिया उस बात को अब मान रही है, उस बात को कह रही है कि दुरुस्त है, और भारत का मकरू चेहरा सामने आ रहा है। जिस तरह से डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात की थी फरहान ने फ्राइडे को, बिल्कुल वैसी बात है कि दुनिया के सामने मकरू चेहरा भारत का जो है बेनकाब, यानी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से अब वो एक फ्लॉड डेमोक्रेसी जो है वो करार पाए हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा, ये अक़वाम मुत्तहिदा ने दहशतगर्दी में मुलविस अनासर के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशों का एतराफ़ किया है। आपके ख्याल में कितनी बड़ी बात और कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ मुल्क, खासतौर पर अमेरिका वगैरह भी कभी कभार एतराफ़ करते ही रहे हैं, लेकिन जो इस रिपोर्ट की अहमियत है वो बड़ी मुख्तलिफ है। एक तो ये कि ये गैर जानिबदाराना रिपोर्ट, क्योंकि ये एक आलमी अदारे की रिपोर्ट है। दूसरी तरफ ये है कि ये उस वक्त पे सामने आई है जब भारत एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान ने उन लोगों के खिलाफ जिनको कि यूनाइटेड नेशन ने डेजिग्नेट किया है एज टेररिस्ट या उनकी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके खिलाफ पाकिस्तान एक्शन नहीं ले रहा। जबकि ये रिपोर्ट सर्टिफाई करती है कि पाकिस्तान ने अपने मुल्क के अंदर ना सिर्फ उन लोगों को अरेस्ट किया, सजाएं दिलवाई जिन पे भी इल्जाम है कोई, और फिर उनकी जायदादें भी जब्त हुई, उनके एसेट जो हैं वो फ्रीज किए गए बैंकों में। ये सारी चीजें वहां पे उसमें डॉक्यूमेंटेड हैं उनकी रिपोर्ट में। उसके अलावा जो आपने भी जिक्र किया कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसका जो मरकज है अफगानिस्तान में, उसको आइडेंटिफाई किया, वहाँ टीटीपी कैसे मुनज़्ज़म हो रही है, और फिर पाकिस्तान और खित्ते के बाकी मुल्कों को इस नेटवर्क से कितना खतरा है। ये चीजें पाकिस्तान के स्टांस को पूरी तरह सपोर्ट करती हैं। खास तौर पे अगर हम उसको वो जो डोजियर दिया था उसकी रोशनी में अगर हम देखें, मेरी एक दो ऑब्जर्वेशन थी उस डोजियर में। हमने उस डोजियर में 66 ऐसे मरकज, ऐसे बेसेस आइडेंटिफाई किए थे जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, जहां पे मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रुप जो है उनको ट्रेनिंग दी जा रही है या उनको कैंपिंग की हुई है, उनको सहूलत वहां पे दी जा रही है। ये चीजें भी यूनाइटेड नेशन को चाहिए था कि ऑन ग्राउंड वो उनको वेरीफाई कर लें, और मेरा ख्याल है की होंगी, लेकिन रिपोर्ट में शायद किसी मसले की वजह से जिक्र ना हो। और ये इसलिए जरूरी था कि जब अफगानिस्तान को कभी कहा हमने कि जनाब आपकी सरजमीन से पाकिस्तान में टेररिज्म होता है, तो उनका जवाब होता है कि जनाब हमारी तो रिट नहीं है उन तमाम इलाकों में, तो हमें वो रिट वाले इलाके उनको वो चीजें दिखानी चाहिए थी कि 66 कैंप चाहिए तकरीबन रोड्स के साथ साथ हैं। और फिर ये कि जब भी कभी वहां पे कोई वाकया होता है वो मुंह खोल के पाकिस्तान पे इल्जाम लगा देते हैं, तो ये उनको कंसिडर करने के लिए बड़ा जरूरी था कि ये चीज आती। फिर और जो चीज देखने की है वो ये है कि वहां पे CIA है, अमेरिका है, नेटो, उनके इतने रिसोर्सेज हैं वहां पे इंटेलिजेंस के, ये कभी हो सकता है कि उनके इल्म में ना हो कि भारत वहां से क्या करना है। तो ये चीज है जो कि किसी न किसी शक्ल में हाईलाइट होनी चाहिए कि आफ्टर ऑल वहां पे CIA और ये जो दुनिया है, इनको ये अंधे हैं, इनको क्या पता नहीं लगता कि क्या हो रहा है वहां पे, इनको हमें बताने की जरूरत है या हमें डोजियर्स पेश करने की जरूरत है। तो लगता ये है कि ये सब की मेरी भगत आपस में भारत को एक तरह की खुली छूट, और जानते हुए नतीजा ये है कि पाकिस्तान को अब क्योंकि सारा कुछ मयसर आ गया, हमें FATF में भी जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन में भी जाना चाहिए, ताकि भारत को अब डिफेंसिव पे डाला जाए, भारत के ऊपर सारा मलबा लाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने तो 15 साल भुगता है ये चीज। ठीक है, तो हमारा अब है उसको वापस इन्हीं के ऊपर लेके जाना चाहिए। जनरल साहब ये बताइएगा, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल यही मामला है कि रिपोर्ट्स पहले भी बहुत आती हैं, आलमी फोरम्स पर बात भी होती है, भारत का मकरू चेहरा पाकिस्तान बेनकाब भी करता है, लेकिन हम ये देखते हैं कि भारत को फर्क ही नहीं पड़ रहा होता, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही होती। उसके लिए अब क्या करने की जरूरत है? क्या ये सिर्फ रिपोर्ट सामने आएगी? इस वाली रिपोर्ट के बाद भी रिपोर्ट की क्या अहमियत रह जाती है जब कुछ अमलियत ही नहीं है इस मामले पर, भारत को रोका ही नहीं जाता?
देखिए, इसमें भी दो पहलू हैं। पहला तो दुनिया का जो हम जानते हैं कि भारत को हमायत हासिल है मुख्तलिफ वजूहात पे, मार्केट की वजह से या लोगों के अमेरिका वगैरह के अपने मुफादात की वजह से जो स्ट्रेटजिक उनकी तो ठीक है वो है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमने कभी इतना अच्छा डोजियर भी पहले पेश नहीं किया जो इस दफा था। और ये बड़ा मुश्किल है कि इसमें बात चीजें ऐसी हैं जो बैंकों के ट्रांजैक्शन है, आप उसको इनकार नहीं कर सकते। अब सारा आप देखिए कि ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उस डोजियर के बाद इंटरनेशनली उस पर रिस्पॉन्स आनी शुरू हुई है। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट भी जो आई है, ये कभी इस तरह की रिपोर्ट ना होती अगर पाकिस्तान ने इतने वाज़ेह सबूत और इतनी जबरदस्त चीजें ये हवाले न की होती कि यहाँ भी बीमार जाते। ये हुआ है। और दूसरी तरफ ये है, हमारा जो चक्कर है वो ये है कि हम अमूमन ये सोच के कि दुनिया उनको हमायत कर रही है भारत को या उनके मफादात हैं, तो हम जल्दी चुप कर जाते हैं। मेरा ख्याल है हमें लगातार कैंपेन करनी चाहिए, इसमें वक्फे नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर भारत की कैंपेन को देखें तो वो भी यही लगातार करते रहे। बिल्कुल सही सर, लेकिन इस कमेटी की सरबराही की सूरत में अब इंडिया को बिल्ली चीचड़ों की रखवाली वाली सूरत हाल नहीं है। एक तरफ तो ये रिपोर्ट है जो कह रही है कि इंडिया जो है वो वहाँ पर मुलव्विस है बाकायदा, मतलब TTP को दोबारा से मिलाने में, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी कार्रवाइयों में। ऊपर से अफगान की कमेटी उनके पास है, तो ये मामला तशवीशनाक नहीं है। देखिए, बात यह है कि इसके अलावा दो एक और कमेटीज थी जिनकी भी वो कोशिश कर रहे थे उसकी प्रेसिडेंटशिप लेने के लिए। वो पाकिस्तान के लिए ज्यादा डैमेजिंग हो सकती थी। उसमें पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां वगैरह ये लगाने की कोशिश करते रहे हैं, उसके रेफरेंस से हमारे लिए मसाइल वो हमने कोशिश करके बचाया, उधर उनको नहीं। लेकिन अफगान तालिबान का मिली हकीकतन अफगान तालिबान जो है उनके खिलाफ ये जब काम करेंगे तो अफगान तालिबान इनके खिलाफ हो जाएंगे, उनको भी भारत का चेहरा नजर आना शुरू होगा। आज दिन तक उन्होंने भारत के खिलाफ कुछ नहीं किया, लेकिन ये इस लिहाज से एक काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है भारत के लिए कि बजाय इसके कि उनके तालिबान के साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर होते, वो बिगड़ सकते हैं। क्योंकि अगर तालिबान ने देखा कि अमन के रास्ते में ये रुकावट है तो वो इनके, तो हमारे लिए तो वो उस लिहाज से कोई इतना तकलीफ नहीं होगा, तकलीफ भारत को पहुंचेगी अगर इन्होंने वो करने के बाद। लेकिन डेफिनेटली एक मसला दूर है जो हम चाह रहे थे कि जल्दी से जल्दी अफगानिस्तान में अमन आए, वो प्रोसेस हो दूर चले जाए, खास तौर पे जब जो बाइडेन कह रहे हैं कि जी हम ये मुआहदे को रिविजिट करेंगे, जो कि बिल्कुल ठीक। जन साहब प्रॉब्लम ठीक है। जन साहब, ये मामला कि अब मुख्तलिफ फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ममालिक एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं, जिसमें तिजारत बहुत अहम चीज़ है और भारत उसमें बहुत आगे है, इसको हमें मानना भी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए इस मामले को। सफारती सतह पर मामला क्या सिर्फ इस तरीके से हल हो सकता है कि हम बार बार उनको याद करवाते रहें, या फिर हमें सफारती महाज पर दोस्तियाँ करनी होगी? भारत बाकायदा तौर पर लॉबिंग करता है, हमें उस लिए कितनी मेहनत करनी होगी और हम कितनी मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, आप क्या देखते हैं? देखिए, पहले की निस्बत तो काफी ज्यादा काम हुआ है इस दौर में, लेकिन अब भी हमारी डिप्लोमेसी उतनी अग्रेसिव, उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी होनी चाहिए। आप भारत को देखिए कि जब पाकिस्तान के ऊपर उसने इल्जाम तराशियां कर रहे थे और करनी थी कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता है भारत में, तो वो जो भी उनके मुल्क में विजिटर आता था उसके साथ जो ज्वाइंट कम्युनिके इशू होता था उसमें हर दफा ये जिक्र होता था कि पाकिस्तान ये काम बंद करे। इसका दुनिया पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि जब आप देखें कि इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं, वो जो भी अमेरिका से कोई आया है, इजरायली वजीर आजम वहां पे आया, कोई भी आया, वो ज्वाइंट कम्युनिके में ये करवा लेते थे। हमने कभी नहीं ये करवाया, हालांकि टर्की के प्रेसिडेंट यहाँ पे आते रहे हैं, हमारे उनसे बड़े ताल्लुकात हैं और मेरा ख्याल है कभी वो झिझकते भी ना आते, ये वर्दगान इसमें सपोर्ट करते थे, लेकिन हमने ये कोशिश नहीं की, हमने अपने ज्वाइंट कम्युनिके में ये शामिल नहीं किया। इसी तरह जब हम जाते हैं दूसरे मुल्कों में, हमारे लीडर जाते हैं तो इंसिस्ट नहीं करते वहां जाके कि भारत के इस अमल को उजागर किया जाए, वहां पे कहा जाए या उनके। तो बात यह है कि फोकस की कमी है हमारे यहाँ, हमने कभी भी वो डेडिकेटेड एफर्ट नहीं की। बिल्कुल फोकस की कमी, हमने डेडिकेटेड एफर्ट कभी नहीं की। बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब, सबसे सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, और वही हमें करने की जरूरत है जिस तरफ हम कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन जरा मजीद तेजी से करने की। बिल्कुल सही, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती कि पहले तो चले हुकूमत के ऊपर ये एतराज़ था कि हुकूमत और जो है इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर नहीं, अब तो हुकूमत एक पेज पर है, तो अब तो मामला बेहतर होने चाहिए। लेट्स टेक अ ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैच का आगाज हुआ और आते ही हसन अली ने पहली विकेट ले ली है, आउट कर दिया है वैन डरसन को। अब 2 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो गए हैं। और मैंने अभी आपको कहा था कि हसन अली जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। फराह पहले बात कर रही थी। आज 2 खिलाड़ी आउट हुए, ये मैं क्लियर कर दूं, यानी कि टोटल 3 विकेटें जो हैं साउथ अफ्रीका की वो गिर चुकी हैं और पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की तरफ जा रहा है और हम हो सकता है साउथ अफ्रीका को बिल्कुल वाइट वॉश करते हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। वैसे मैच में गेम को एंजॉय करते हैं या बैठ के सारा वक्त ये दुआएं करते हैं कि अल्लाह करे बस आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए? दोनों दुआएं ज्यादा, मतलब कि 60-40 की रेशो कर लेते हैं। अच्छा, मुझे जिस मैच में बैठ के दुआएं करनी पड़े ना, मुझे मैच से ज्यादा लगता है कि कोई आप किसी उसमें बैठे हुए हैं, मतलब इबादत के उसमें बैठे हुए हैं। तो मुझे वो मैच का जो फील है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो मुझे अच्छा लगता है वो मैच जिसमें बैठकर आप केयर फ्री होकर देखें कि द बेस्ट शैल विन। ये आप किसी और 2 टीम्स का मैच देख सकते हैं, पाकिस्तान का मैच आप ऐसे नहीं देख सकते। खैर, हम बात करेंगे, कराची में कुछ मामलात हो रहे हैं, सिंध में कुछ मामलात हो रहे हैं और कार्य सरकार में मुदाखलत पर पीटीआई रहनुमा हलीम आदिल शेख जो हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सरकारी मुलाजमीन पर हमले की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया और FIR में 70 साथी भी नामजद हैं। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और माली नुकसान पहुँचाने की दफात भी शामिल हैं। हफ्ते का रोज़ कराची में बड़ी सियासी हलचल लेकर आया। सुबह इंसदाद तजावुज़ात सेल ने मलीर, मेमन गोट और गडाप में धावा बोला। ऑपरेशन करते हुए मुतादिद फार्म हाउसेज मस्मार कर दिए गए और PTI रहनुमा मौके पर पहुंचे तो इलाका मकीनों और कारकुनों की जानिब से भरपूर एहतजाज किया गया। मुतासरीन ने सुपर हाईवे के दौरान जो ब्लॉक किया उसमें ट्रैक 2 घंटे के लिए ब्लॉक किए रखा। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज ख़त्म किया गया और उधर हलीम आदिल शेख ने बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त जमा करा दी। उनका कहना है कि सिंध हुकूमत 3 साल से इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। ज़मीन और मेरा ज़मीर दोनों क्लियर है। और उन्होंने कहा कि ज़मीनों के हक़ाइक़ जानने के लिए JIT बनाई जाए। तो ये मामला हमने पंजाब में भी ऐसे ही देखा था। जब पंजाब के अंदर ये ऑपरेशन किया गया था तो खोखर बरादरान की जानिब से स्टे ऑर्डर दिखाए जा रहे थे। फिर कौमी असम्बली के अंदर भी इसकी बाज़गश्त नज़र आई, वहाँ पर खासी गर्मा गर्मी भी हुई थी, बहस भी हुई थी। और यही मामला अब सिंध में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर, कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर बात की जा रही थी कि हम जो हैं ये मामला चलाए हुए हैं। पंजाब में भी कुछ ऐसा ही हुआ और अब सिंध में भी सेम एपिसोड जो है वो हमें रिपीट होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर नून लीग के जो रहनुमा थे वो एतराज़ कर रहे थे, वहाँ पर PTI रहनुमा एतराज़ कर रहे थे। सो इस हवाले से बातचीत करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख से। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब, फरमाइएगा ये क्या मामला है? सिंध हुकूमत का कहना है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं जिसको पंजाब को इससे बांधा जा रहा है, नथी किया जा रहा है, तो उसमें मैं बताना चाहता हूं कि पंजाब खोखर के इशू में और हमारे इशू में इतना ही फ़र्क है। जो है फ़र्क तो कोई नज़र नहीं आता कि जी दोनों तरफ डिमोलिशन हुई है, दोनों तरफ ये था वो था, वही मशीनरी थी, वही फुटेज थे। लेकिन फ़र्क है जितना गधे और घोड़े में जो फ़र्क होता है ना, कि गधे की भी 2 आँख सेम, 2 कान सेम, 2-4 टांगे सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही फ़र्क होता है, कहने को बहुत बड़ा फ़र्क होता है। तो वहाँ कार्रवाई हुई पंजाब में इलीगल लैंड्स के ख़िलाफ़, ग्रैबिंग के ख़िलाफ़, कब्ज़ों के ख़िलाफ़। यहाँ कार्रवाई हुई एक लेजिटिमेट लैंड, लीज लैंड, जिसमें 30 साला 99 भी है, ओनरशिप लैंड भी है, जिसकी ऑलरेडी कोर्ट्स में हर चीज़ आज से नहीं 4-5 साल से जमा है, जिसको पिछले साल जिसमें स्टे ऑर्डर मिला हुआ है और उस रोज़ ये गलत हरकत करने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ है। मैं समझ सकता हूँ कि वज़ीर आला और उनके जो मिरासी, जो दरबारी, उनके हवारी, वो जो परसों से लगे हुए हैं मेरे खिलाफ और कहते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत कुछ कहा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई मेरे लिए तो ऑर्डर नहीं दिया हुआ। ये हम चीफ जस्टिस साहब ने तो कहा हुआ है कि जी लाड़कारा में भी डायन एक घर छोड़ती है। चीफ जस्टिस ने कहा है सिंध की सबसे करप्ट हुकूमत है। चीफ जस्टिस ने कहा है कब्जे खत्म कराओ, गैर कानूनी कब्जे, इलीगल लैंड्स अलॉटमेंट जो इलीगल हुई हैं, जो कब्जे, हजारों एकड़ फॉरेस्ट लैंड है, वो अंगूठा, कोई कब्जा खत्म नहीं हुआ। सिंध में इन लोगों ने टप्पी के आने के बाद कराची बदमनी केस में रोक दिया गया, चूंकि 99 सरकार के नाम पे ये जाली अलॉटमेंट कर रहे थे, 92 से अलॉटमेंट लाते थे, जाली अलॉटमेंट, जाली चलान, जाली ज़मीन, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे और जाली खाते। आज भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में, मलीर में, हर जगह मलीर के साबिका सारे DCs नैब के केसेस के अंदर है। नहीं दोनों बरियों की वजह से, काजी हो, मोहम्मद अली शाह हो, जितने डिप्टी कमिश्नर्स मलीर के हैं। तो हमारा जो केस है मैं बताता चलूँ, उसके स्पेसिफिक आ जाता हूँ। ये ऑलरेडी एक जेन्युइन केस है, 1-1 इंच लीज के ऊपर है। और मैंने जो कहा कि सिंध के ओवरऑल लैंड्स के ऊपर, ओवरऑल
लैंड्स पे जुडिशल कमीशन बनाया जाए या GIT बनाई जाए जाली अकाउंट की तरह, और उसका बिस्मिल्लाह मुझसे कर ली जाए फिर उसके बाद मुराद अली शाह तक, जरदारी तक, बिलावल तक, और उसके बाद ये इन्होंने मतलब 5 अगस्त को स्टे ऑर्डर मौजूद था तमाम कागजात समेत, और DC की रिपोर्ट्स मौजूद है जिसमें बताया कि इसको रेजिडेंशियल कर दिया जाए। 99 की रिपोर्ट्स मौजूद है, 99 की फॉर्मेलिटीज पूरी हैं। उसके बावजूद इन्होंने कोर्ट का ऑर्डर की वायलेशन की, और उसके बाद जब वहां आए तो डाकुओं के साथ आए, वहां डाकुओं की सरपरस्ती में आए, जिन लोगों को लायक पता। इसलिए कह रहा हूं, ऐसे नहीं कह रहा, एक DSP वो कई केसेस में इक़दाम कत्ल, डकैती, अगवा के अंदर वो डिसमिस फ्रॉम सर्विस था। उसने एक पार्टी बनाई थी, उसको 2018 का इलेक्शन लड़ा था, कॉम्प्रेस पार्टी बना के दोबारा बहाल करा के इस किस्म की वारदातों पे उसको लगा दिया। और खास तौर पे मैं कहना चाहता हूं कि ये प्योरली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। जब से मैं अपोजिशन लीडर बना हूं, उन्होंने चूंकि कराची, इनको मैं एक्सपोज करता हूं। आप खुद 92 का शुक्रगुजार हूं कि मैं 7 जाता हूं, वो दिखाते हैं, मैं दादू जाता हूं, भैंसों के स्कूल मैं दिखाता हूं, एड्स की दवाइयां खा के मैं लड़काना जाता हूं, थरपारकर में बच्चे मर के मैं वहां जाता हूं, जहां कोई जुल्म ज्यादती होती है मैं वहां जाता हूं। मैं कहना चाहता हूं हलीम आदिल शेख की आवाज रोकने के लिए, हलीम आदिल शेख साहब, सिंध हुकूमत के मुताबिक जमीन 30 साल लीज पर पोल्ट्री फार्मिंग और ज़राई मकासद के लिए दी गई थी, तमाम जमीन को कारोबारी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आपने रेजिडेंशियल का कुछ मामला बताया, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें कि जो मौक़िफ़ सामने आया ये कितना दुरुस्त है। देखिए, मैं अच्छा तो मेरा टाइम दीजिएगा। एक तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे नाम पे 4 एकड़ जमीन है जो 1992 में मैंने पोल्ट्री फार्म लिया था, फिर मैंने इस पे लोन लिया था 49 लाख का, फिर वो लोन रिपे किया था। नवाबशाह पोल्ट्री कम्प्लेक्स आज भी अपने पास एग्जिस्ट करती है। उसके बाद तारिक अली कुरैशी साहब जो एक बिजनेसमैन है, इनकी तरह को बेनामी जो कहते हैं ना, वो होता है पापड़ वाला, रक्शे वाला, कुल्फी वाला, ये वो है जिनका 2003 में टीवी चैनल के ओनर है 2003 से, और टीवी चैनल किसी एरो खैरे, नत्थू खैरे, लल्लू पंजू को नहीं मिला करता। अजीम आदिल शेख साहब भी एक बड़ी कंपनी है, प्राइवेट मतलब एक कारोबारी शख्सियत है, टैक्स पेयर्स लोग हैं। इनकी ज़मीनें थी, 2007 में पॉलिसी आई थी 99 की, इन्होंने उसके अंदर अप्लाई किया। 2006-07 के अंदर पॉलिसी मौजूद थी कि जी कन्वर्जन हो सकती है। उस पॉलिसी के तहत डिप्टी कमिश्नर्स ने रिपोर्ट्स बनाई जिसमें जिक्र की जिन चीज़ों को गैर कानूनी कह रहे हैं उसमें तमाम को रिपोर्ट में शामिल करके कि वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन भी है, उसको 99 के लिए भेजा गया। जो शख्स अगर पे करना चाह रहा है, पैसे देना चाह रहा है, फिर वो अप्रूव हो जाती है। उसके बाद जब ये टप्पी साहब गैर कानूनी अलॉटमेंट स्टार्ट करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बैन करता है कि जी फिलहाल गैर कानूनी काम ना करो। उसके बाद ये सारी वहां चीजें, कोई कमर्शियल यूजेज नहीं है। ये लाजमी बात यह है जो कुछ वहां मौजूद है ये DC की रिपोर्ट में भी है, ये 99 की रिपोर्ट में भी है, ये कोर्ट के अंदर भी शो किया हुआ है, कोर्ट के अंदर खुद बताया गया है। तो ये कोई चीज चोरी वो होती है जो छुपा के की जाए। जो चीज हो रही है रेजिडेंशियल के लिए एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट है। कुछ मालकाना जमीनें भी हैं इसमें, कुछ 99 भी है, और कुछ मतलब एक इंच लेजिटिमेट है, एक इंच का कोई ना कोई कागज मौजूद है। और हाई कोर्ट ऑफ सिंध अगर उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट छुट्टी वाले दिन किया तो उन्होंने देखा कि कोई गैर कानूनी काम हुआ है, तो बात यह है उसकी आड़। और अली मूसा गिलानी का ट्वीट जिसमें उसने कहा कि जी हमने खोकर का बदला सिंध में ले लिया, होर कोई हुक्म साडे लई, ये अली मूसा गिलानी का ट्वीट इनकी माइंडसेट शो कर रहा है। मुर्तजा वहाब की 1 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब जो इन्होंने पंजाब में किया है हम सिंध में उसका जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस है मुर्तजा वहाब की। ये मुझे सिंगल आउट करके मेरी जबान दबाना चाहते हैं, मुझे रोकना चाहते हैं। चूंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत रोका, मैं अपोजिशन लीडर भी बन गया। इनको पता है कि 1.5 फुट का फैसला रह गया मेरी और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी के अंदर। और मैं चीफ मिनिस्टर को, जो लोग मिस्टर क्लीन समझते थे, मैं कहता हूं ये डर्टीएस्ट पर्सन ऑफ द सिंध है एज अ चीफ मिनिस्टर। हम शुरू में समझते थे, सभी समझते थे बड़ा अच्छा आदमी होगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं बात है बुरी, लेकिन बात कहनी पड़ेगी कि चीफ मिनिस्टर से कहते हैं मेरे बाप के बारे में बात ना करो। अब्दुल्ला शाह साहब ये जाली अलॉटमेंट के मास्टरमाइंड और बादशाह थे, जिसकी वजह से वो यहां से भाग गए, कनाडा चले गए, और जिस हालत में अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, लेकिन पीछे सारे अफसरान जेल चले गए। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि वो अफसरान जो मुराद अली शाह के गलत उस पर काम कर रहे हैं, वो उस पर अहकामात पे अगर करेंगे तो ये ऐसे भागना चाहेगा, लेकिन हम मुराद अली शाह को भागने नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने भी एप्लीकेशन दी है। बहुत शुक्रिया आपका हलीम आदिल शेख साहब, सुबह से बात कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। बहुत अहम मामला, पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं, पूरी दुनिया की बल्कि इस मामले पर नज़रें हैं। K2 सर्दियों में फ़तह करने की मुहिम, मोहम्मद अली सतपारा और गैर मुल्की को पैमाओं की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन किया गया, लेकिन
अभी तक वो नहीं मिल सके। रेस्क्यू टीम में 4 मकामी कोपहमा और पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर भी शामिल रहे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा बाखबर हैं। पाकिस्तानियों की दुआएं, पूरी दुनिया के लोगों की दुआएं जो हैं मोहम्मद अली सतपारा और उनकी टीम के हमरा। वी आर स्टिल होपिंग फॉर अ मिरेकल कि अल्लाह करे कि किसी तरह से हमारे ये जो कौमी हीरो हैं जो ऑक्सीजन के बगैर सर्दियों में इस किलर माउंटेन जो कि K2 अभी सबमिट हुआ है, सर्दियों में पहली दफ़ा नेपाल की टीम ने किया है, सो उसको ये करना चाह रहे थे कि अब ऑक्सीजन के बगैर जो है सबमिट किया जाए, लेकिन अचानक से कहीं गुम हो गए और इनकी तलाश का अमल जो है उसकी कामयाबी के लिए हम सब दुआगो हैं। इस हवाले से बातचीत करेंगे। वज़ीर आला गिलतिस्तान जो है वो हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया खालिद खुर्शीद साहब सर हमें ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा कि ये अभी मिशन आसान नहीं है, कितने इम्कानात हैं और कितना होप की जा सकती है इस रेस्क्यू ऑपरेशंस के हवाले से, और अपडेट्स क्या हैं? जी, एक प्रीवियस भी एक दफ़ा 90 डेज़ के बाद नेपालियन जो नेपाल के कोहे पैमा मिले हैं, तो अगर अल्लाह का करम हुआ तो क्यों नहीं अली सतपारा भी हमें मिल सकते हैं, और हम होपफुल हैं अल्लाह से। लेकिन जूं टाइम गुजरता जाता है तो चांसेस कम होते जाते हैं, क्योंकि ऊपर -62 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, और विंड, फॉग, तो हालात इंतहाई सख्त होते हैं किसी भी इंसान को उधर ज़िंदा रहने के लिए, और जो टाइम है वो बहुत कीमती होता है। तो जो 90 डेज़ जो पिछली दफ़ा भी जो कोहे पैमा माउंटेनियर जिसने टाइम गुजारा था K2 में ऊपर, तो वो भी वापस आके उसने यही कहा कि मैं सिर्फ खुशकिस्मत था जो मैं ज़िंदा रहा 90 आवर्स तक। तो जो टाइम गुजरता है, बिल्कुल आपकी बात सही है कि चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर आला साहब, एक चीज़ और क्लियर कर दीजिएगा। कल हम साजिद अली सतपारा की गुफ्तगू सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि शायद उन्होंने सबमिट कर लिया था और वो वापसी पर थे जिस वक्त वो है वो गुम हो गए और अभी तक उनका सुराग नहीं मिल सका। ऑफिशियल स्टेटमेंट इस हवाले से क्या है? सबमिट हुआ नहीं हुआ? क्योंकि कुछ क्लियर नहीं थे हम इस मामले में। बॉटल नेक की बात कर रहे थे कि वापसी पे बॉटल नेक में आए हैं। जी, बॉटल नेक जो है टेक्निकल पार्ट है K2 समिट, K2 माउंटेन का, और वो बहुत ही डेंजरस और डिफ़िकल्ट है। तो साजिद सतपारा का कहना है कि जब वो नीचे वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा, तो वो कह रहे थे कि वो शायद क्रॉस कर गए बॉटल नेक, उन्होंने ऐसा देखा। और जब अगर बॉटल नेक उन्होंने क्रॉस किया है अली सतपारा और उसकी टीम ने, तो आगे एक 15 मिनट की वॉक है, डेथ जोन कहते हैं, है डिफ़िकल्ट, लेकिन अगर बॉटल नेक आप क्रॉस कर जाएं तो फिर समिट फिर उन्होंने डेफिनेटली सबमिट किया। और आपको ये भी पता होगा कि जब समिट के बाद वापसी का सफ़र होता है जी, वो और ज़्यादा ख़तरनाक होता है, क्योंकि जो एनर्जी आपकी ऑलरेडी ड्रेन हो चुकी हुई होती है, और नीचे उतरना उतना ही ख़तरनाक है जितना आपने ऊपर चढ़ना और आपको पैर जमाना। और वापसी पे जब विंड स्पेशली चल रही थी तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक होता। तो मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होती तो हम सबको वेट ही करना पड़ेगा कि उन्होंने सबमिट किया था। बिल्कुल सही। बता दीजिएगा रिसोर्सेज क्या इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्या प्लान है अब, जबकि वक्त के टाइम रेस विद टाइम है ना अब सर, तो अब क्या किस तरह से ऑपरेशन जो है फर्दर प्लान किया जाएगा, एंड मतलब कैसे हम एक्नॉलेज करेंगे इस ग्रेट कंट्रीब्यूशन को जो कि हमारे इस एडवेंचरर ने, हमारे इस माउंटेनियर ने किया है? जी, सबसे पहले तो एक चीज़ जो अली सतपारा की ज़ात की वजह से जो इस दफ़ा पूरे मुल्क में एक हाइप बनी पहाड़ों की मुहिम जोई की, और जो दिलचस्पी लोगों ने ली, तो ये इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल के लिए एक गाइडलाइन होगी कि हमने अपने पोर्टर्स को और अपने माउंटेनियर्स को ट्रेन करना है। अनफॉर्चुनेटली गिलगित बल्तिस्तान में, पाकिस्तान में 5 पहाड़ ऐसे हैं जो 8000 मीटर से बुलंद है। दुनिया में टोटल 14 की तादाद है, उसमें से 5 गिलगित बल्तिस्तान में। तो लेकिन आज तक यहाँ पे जितने भी समिट हुए हैं या जितनी भी एक्सपेडिशंस आई हैं, वो थ्रू नेपाल उनकी बुकिंग्स होती रही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो टेक्निकल सपोर्ट हमारे लोगों को नहीं थी, हमारे माउंटेनियर्स की ट्रेनिंग नहीं थी, इंस्टीट्यूशंस नहीं थे।
तो हमारा जो हमें 2 महीने हुए जी गवर्नमेंट में आए हुए, और हमारा सबसे पहला ही टारगेट शुरू से यही था कि हम माउंटेनियर का इंस्टीट्यूशन बनाएंगे अपने माउंटेनियर्स के लिए। तो अब अली सतपारा की जो हीरोइक एफर्ट्स रही हैं पिछले 1 महीने से, और जो पूरा नेशन फॉलो करता है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा आसान है और बहुत तेज़ इंशाल्लाह ताला इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे इस इंस्टीट्यूशन को। और इंशाल्लाह ताला ये वक्त आ गया कि ये इंस्टीट्यूशन हम अली सतपारा के नाम पे ही डेडिकेट कर दें। और दूसरी एक चीज़ जो कि विंटर समिट है नांगा पर्वत, जो अगेन 8000 मीटर से बुलंदी पर है, तो अली सतपारा पहला दुनिया में माउंटेनियर था जिसने विंटर समिट किया था नांगा पर्वत। अनफॉर्चुनेटली पिछली गवर्नमेंट में ये रिकग्नाइज नहीं हुआ। हम लोग, हमारी गवर्नमेंट, हम सब तैयार बैठे हुए थे जी कि अली सतपारा और साजिद और उसकी टीम ये समिट करेगी, पाकिस्तान का सब सलाली परचम K2 की पहाड़ी पे विंटर समिट पे लहराएगा, और जब वापस आएगा तो हम जाके उनको रिसीव करेंगे। और हमने को छोटी अनाउंसमेंट्स भी रखी हुई थी। तो अभी तो सब चीज़ें एक तरफ हैं जी। इस वक्त हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं वो तो बात की बात है। इस वक्त हम सिर्फ दुआ कर रहे हैं कि अली सतपारा सही सलामत खैरियत से हमारे पास वापस आ जाएं। K2 की लेटेस्ट विंटर एक्सपीडिशन जो कि हुई है, समिट हुआ है, तो हम क्यों नहीं, ये इतनी बड़ी जो कोशिश और एफर्ट अली सतपारा जो है वो करने जा रहे थे, हम क्यों नहीं सर अपने लोगों को, इंडिजिनस लोगों को उस तरह से एक्नॉलेज करते और उस तरह से उनको आगे लेकर आते? जी, आपने ये बिल्कुल सही सवाल किया। और अनफॉर्चुनेटली जो पोटेंशियल पाकिस्तान के पास है, और ये सिर्फ आप K2 या माउंटेनियरिंग के हवाले से नहीं, आप किसी भी सूबे में आप जाएं और वहाँ का पोटेंशियल देखें, और जो अल्लाह ने नेमतों से नवाजा इस मुल्क को, और फिर जब आप देखेंगे कि बहैसियत कौम हमने उन नेमतों से और उन वसाइल से हमने कितना इस्तेफादा किया, तो सिर्फ मायूसी ही मिलती है। माउंटेनियरिंग में गवर्नमेंट जो होती है वो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करती है, ट्रेनिंग करती है, और एक एबल एनवायरनमेंट मुहैया करती है। बाकी जो ऊपर को जो फंडिंग के हवाले से, वो ये आपको पता है स्पोर्ट्स है और इसमें स्पॉन्सरशिप्स अवेलेबल होती है, और एक एनवायरनमेंट जब बन जाता है तो स्पॉन्सर्स भी आ जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अब इतनी पहाड़ियाँ हैं, इतने माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, लेकिन कोई भी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के अंदर नहीं है, जो कि इंतहाई अफसोस की बात है। और हमारा ऑलरेडी ये प्रपोजल जा रहा है, हमारी ये PC1 बन रहा है PSDP में इंशाल्लाह ताला। और प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं फिर कहूँगा कि अब जितना शुक्र हम गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट अदा करें कि उनका जितना फोकस गिलगित बल्तिस्तान की तरफ है, हमारी टूरिज़म के ऊपर है, और हमारे किसी भी उस पर हम जब बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को हमेशा हमने अपने से ज़्यादा इन्फॉर्म पाया, और अपने से ज़्यादा जो काम करने की लगन उनमें पाई गिलगित बल्तिस्तान के लिए। तो हमें उम्मीद है कि हमें ये जो टाइम प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मिला हुआ है, तो हम माउंटेनियरिंग को, टूरिज़म को बहुत बढ़ाएंगे। और जो प्रोजेक्ट हम गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म के हवाले से लॉन्च करना जा रहे हैं, इको सस्टेनेबल टूरिज़म, जिसमें एक एक गाँव, एक एक कम्यूनिटी हम रिवैम्प करने जा रहे हैं, और स्पेशली माउंटेनियरिंग के ऊपर, रिवर राफ्टिंग के ऊपर, ये और स्कीइंग के ऊपर। आप देखें कि हमारे पास इस वक्त ऐसी जगह हैं जहाँ पर 8-8 महीने 10-10 फुट अवेलेबल है, और पूरी दुनिया में, इवन ऑस्ट्रिया में जाएं या दूसरी जगहों में जाएं जहाँ पे बर्फ़ का जो सीज़न है वो अब 2 महीने से भी श्रिंक होता जा रहा है उनके पास। पाकिस्तान पे अल्लाह ने इतना करम किया हुआ है कि ऐसी जगह हैं जहाँ पे 8-8, 9-9 महीने स्कीइंग हो सकती है, और हमारे पास इस वक्त कोई स्कीइंग प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल नहीं है जहाँ पर जाके लोग स्कीइंग सीखें। ये PF की कोशिश थी कि नलतर में, और फिर एक हाई एल्टीट्यूड स्कूल है रट्टू में, ये 2 हैं जहाँ पे चल रहे हैं। लेकिन प्राइवेटली टूरिज़म के लिए या एक स्पोर्ट्स के तौर पे ये, या गवर्नमेंट की सरपरस्ती पे या प्राइवेट, वो बिल्कुल वो नहीं है। तो ये भी हम बनाने जा रहे हैं, रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं, रॉक क्लाइंबिंग के इंस्टीट्यूट्स बनाना है, और ये माउंटेनियरिंग जी इंशाल्लाह ताला इस गवर्नमेंट की पहली प्रायोरिटीज में से एक है। ठीक है, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब वज़ीर गिलगित बल्तिस्तान हमसे बातचीत कर रहे थे। हमसे जैसे मैं कह रही थी, अभी जो नेपाल की टीम आई थी ये सारी शर्पा ट्राइब पे थी, जो कि माउंट एवरेस्ट के इर्द गिर्द आबाद है, वो इंडिजिनस वहाँ के लोग हैं, उन्हीं ने आकर K2 ही जो है समिट किया है, नेपाली टीम जो है। सो हमें अपने लोगों की जो हौसला अफजाई ज़रूर करनी है, और अल्लाह करे कि ये लोग हिफाजत के साथ वापस आएँ। मैं वही नगमा जो है, उसी के जो 2 मिसरे हैं कि हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। कल से जो है
यही चल रहा है और अली सदपारा के लिए हम सब दुआ गो हैं, उनकी टीम के लिए आप सब भी दुआ कीजिए। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर बात। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और पंजाब में ख़वातीन के खिलाफ जो हरासानी के बढ़ते हुए वाक़यात की रोकथाम के लिए एक ऐप लॉन्च की गई है, जिसको कि अगर आप डाउनलोड कर लें, विमेन सेफ्टी ऐप, तो आप एक क्लिक के जरिए हमजा आपका रब्ता हो जाएगा 15 पे पुलिस से, हाईवे और हर जगह पे अलर्ट जारी हो जाएगा कि एक खातून जो कि रजिस्टर्ड है उस ऐप पे, वो किसी मुश्किल में। ये बड़ी अहम ऐप है और इसी हवाले से बात कर लेते हैं कि ये ऐप किस तरीके से डाउनलोड करनी है, इसका काम होगा। हमारे साथ मौजूद है चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी फातिमा चद्दड़ साहिबा। फातिमा चद्दड़ साहिबा, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ज़रा बता दीजिएगा इस ऐप के हवाले से किस तरीके से ख़वातीन इसको इस्तेमाल कर सकेंगी, किस तरीके से ये कनेक्टेड है बाकी तमाम इदारों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ऐप लॉन्च की है पंजाब गवर्नमेंट ने, मैं कहती हूँ कि इसका ये इतना बड़ा इक़दाम है, जितना भी इसको सराहा जाए वो कम है, क्योंकि जिस तरह से ख़वातीन के हैरेसमेंट के और वायलेंस के जो बढ़ते वाक़यात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और ये अगर किसी भी खातून को कोई मुश्किल है, वो परेशानी है, तो वो इस एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर इस ऐप को वो करे और वो जैसे ही इस ऐप को का बटन दबाएगी, उसके तकरीबन 5 से 6 इदारों के साथ उसकी कनेक्टिविटी हो जाएगी, जिसमें पंजाब पुलिस है, हमारी हाईवे है और इस तरह से दूसरे। अगर किसी खातून को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, फिर ये जब ये इदारे आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे हमारा पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी भी इनके साथ कनेक्टिविटी है, अगर किसी औरत को प्रोटेक्शन की ज़रूरत है या उसको रेस्क्यू करना है, देन हमें वो कॉल मौसूल हो जाएगी और हम पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी जाके उस खातून को वहाँ से रेस्क्यू करके जो भी उसे प्रोटेक्शन होगी हम उसे देंगे। हमारे शेल्टर होम है, वहाँ पे हम उनको ठहरा सकेंगे। और ये एक बहुत बड़ा पंजाब गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, जितना भी इसको सराहा जाए कम है, क्योंकि देखिए अगर आप अपनी खातून को चाहते हैं कि वो सेफ फील करे और इस मुआशरे में प्रॉपर और फाल किरदार अदा कर सके, तो सबसे पहले उसकी जो हिफाजत है उसको मद्देनजर रख के उसके मामलात को हमें देखना पड़ेगा। और ये जो इनिशिएटिव है, बिल्कुल सही, ये इसमें जो इशू आ रहा है वो ये है कि स्मार्टफोन पे ये ऐप डाउनलोड होगी। अक्सर खवातीन जो हैं वो स्मार्टफोन उनके पास नहीं है, 20% सिर्फ खवातीन है जिनके पास है। जिन 20% के पास है उनको कोई आगाही देने की कोशिश की जा रही है और जिनके पास स्मार्टफोन ही नहीं है वो कैसे इस ऐप से या इस तरह की कैंपेन से फ़ायदा उठा सकती हैं? देखिए सादिया, सबसे पहले तो चूंकि ये एक अभी नया इनिशिएटिव है, इसके लिए हम अवेयरनेस कैंपेन हमने ऑलरेडी लॉन्च की हुई है जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे काम कर रही है। अब हम इस ऐप को भी उसके साथ रख रहे हैं कि दूसरा ये मैं आपको बताऊं कि फैमिली में अब जो ज़माना जा रहा है, डिजिटलाइजेशन हो गई है, पूरी दुनिया अब हो गई है एक दूसरे के साथ, तो उसमें यह है कि किसी फैमिली के किसी न किसी एक मेंबर के पास तो लाजमी ये होता है, या जिस इलाके में कोई रह रहा है तो वहां किसी न किसी के पास होता है। तो आप इससे फायदा उठा सकते हैं इस तरह से कि आप अगर आपके पास नहीं है तो देन आपके अगर किसी नेबर में या गांव में किसी के पास है, आप वहां पे कर सकते हैं। लेकिन पहले तो ये होता था ना कि पीसीओ पे जाएं और ये करें और फिर फोन करें, लेकिन ये जो ऐप है इसके जरिए आपके गांव में अगर एक भी ऐसा स्मार्टफोन किसी के पास है तो आप उससे फायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यकीनी तौर पे ये बहुत अच्छा है। ये बताइएगा, मुझे जो पता चला था वो ये कि इस ऐप पे आप क्लिक करें तो उसके बाद आप चैट भी कर सकते हैं। जैसे आप मैसेज भेजते हैं एक दूसरे को, ऐसे आप मैसेज करेंगे और मैसेज 15 और तमाम ऐसे इदारों तक पहुंच जाएगा जहां से कि मदद फौरी तौर पे मुहैया की जा सकती है। कोई तकनीकी खामी आज कैसे मालूम हो हमें कि जो मैसेज किया है खातून ने वो वाकई पहुंच गया और उस पर रिस्पॉन्स आ जाएगा? देखिए सादिया, ये जितना सेंसिटिव मैटर है वो एट अ टाइम 4 से 5 इदारे अलर्ट हो जाते हैं, मैसेज आ जाता है और फौरी तौर पे ये हमारे जो इंटरनल डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है उसमें अलर्ट मैसेज आ जाता है। वहां पे ये एट अ टाइम सारे इदारों को चला जाता है। अगर 15 पे आया तो फिर इस तरह पुलिस भी हरकत में आ जाती है, दूसरे इदारे भी, और जिसको वहां पहुंचना चाहिए वो मैसेज उसको आगे डिलीवर कर दिया जाता है कि आप इतने बजे वहां पे पहुंच जाए। ये इशू आया किसी खातून के साथ। और दूसरा ये कि हमारे जैसे जो इदारे, जैसे पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, उधर मैसेज ये आ जाता है कि उस औरत को अगर रेस्क्यू करना है या
उसको प्रोटेक्शन देनी है तो इतने बजे वो औरत हमारे पास होगी, तो उसको हमने किस तरह से फिर आपके हवाले करना है और आप आगे उसको प्रोटेक्शन सेंटर में ले जाएं। बिल्कुल ठीक है। फातिमा चद्दर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे 5 से आप बात कर रही थी और ये बड़ी अहम ऐप है, बहुत अहम है, इसकी ज़रूरत भी थी और शुक्र है हुकूमत इस बारे में सोच रही है, कोशिश कर रही है। हम देखते हैं कि भारत की जानिब से भी ऐसी एक चीज़ लॉन्च की गई थी, उसका बड़ा फ़ायदा हुआ था ख़वातीन, क्योंकि हम सब बाज़-औक़ात ऐसी सिचुएशंस में ना खातून बोल भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती, तो वो जो चैट वाला मामला है आप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, विमेन सेफ्टी पंजाब विमेन सेफ्टी ऐप, ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन किसी के ऊपर भी, और उसके ऊपर रजिस्टर हों ताकि खुदा न खास्ता किसी ऐसी सूरत हाल में आपकी बात फौरी तौर पर जो है मुतालिका अदालत। बिल्कुल। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम अपनी हिफाजत को लेके, सेफ्टी को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हैं और लाहौर में हम ऐसा देखते हैं कि हमें पता होता है कि अच्छा सेफ सिटी प्रोजेक्ट जारी है, जिसके 4 निकात हैं, बुनियादी निकात हैं, सिक्योरिटी कैमरा है, क्विक रिस्पांस फोर्सेज हैं, फायर ब्रिगेड है, पुलिस हेल्पलाइन है 15, और वो कनेक्टेड हैं, आपको देख रहे होते हैं, आप इशारा जब तोड़ते हैं तो आपके घर में आ जाता है, इस तरह के मामलात हैं। फरा ने जाके जो है इस अथॉरिटी का विजिट किया है, हमें बताएंगे कि वहाँ पर वो हमें कैसे हैं और किस तरीके से उनको पता लग जाता है यहाँ पर कोई कार्रवाई हो गई है और अब हमें ये कार्रवाई करनी है और वो कितनी जल्दी एक्शन में आते हैं। तो फरा आप वहाँ पे गई हैं, अब आपसे फिर बात करते हैं, पहले देखते हैं आपने वहाँ पर जो है हमें क्या क्या हमारे लिए लेके आई हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी की जब बात की जाती है तो ये वो जगह है जहाँ से हाई प्रोफाइल जब भी सर्वेलेंस होती है वो की जाती है, और हम मिलेंगे इस वक्त CEO सेफ सिटी अथॉरिटी मोहम्मद कामरान खान साहब। थैंक यू फॉर हैविंग अस सर, बहुत शुक्रिया। सो ये है पीछे हमारे वो पूरा शहर जिससे आप पूरे शहर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर स्क्रीन पे तो चंद हमने इस पर डिस्प्ले किए हुए कैमरास, 8000 कैमरे ऑब्वियसली सारे स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं किए जा सकते। जो हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो उनको मॉनिटर कर रहे हैं, बट जो कोई इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही है, कोई और ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको मॉनिटर करना है, तो वो हम यहाँ से उनको मेन स्क्रीन पे लगा लेते हैं ताकि सुपरवाइजर्स भी, और अगर यहाँ पे जैसे आपने कहा हाई प्रोफाइल कोई यहाँ पे इवेंट हो रहा है और यहाँ पे आके मतलब किसी भी डिपार्टमेंट के हेड बैठे हुए हैं और उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे बेसिकली जहाँ हम बैठे हुए हैं क्राइसिस मैनेजमेंट सेंटर है जी। तो जब भी कोई लाहौर में बड़ा इवेंट होता है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज एट टाइम्स कैबिनेट के मेंबर्स। अच्छा, मुझे याद है फ्लडिंग जब हुई, ये जब बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, हैवी मॉनसून, तो मेरा ख्याल है यही वो जगह है जहाँ से हमने वज़ीर आला को मॉनिटर करते हुए देखा। जी बिल्कुल, इसी जगह पे आके वो बैठे हैं और यहीं से उन्होंने सारा लाहौर की सिचुएशन देखी है। वासा से वो राब्ते में थे और ट्रैफिक CTO से वो राब्ते में थे और यहीं से बैठ के कि कहाँ पे ट्रैफिक चौक हुई हुई है पानी की वजह से, कहाँ पे रोड जो है फ्लडेड हुई हुई है, कहाँ पे पानी निकल रहा है, कहाँ पे पानी नहीं निकल रहा, सारी सिचुएशन यहाँ से उन्होंने मॉनिटर की है, यहीं से डायरेक्शन दी और आधे पौने घंटे के अंदर पूरा लाहौर यहाँ से व्यू हो गया। ये कैमरास की रेजोल्यूशन तो बहुत अच्छी लग रही है अपेरेंटली, तो मुझे मुझे तो ये डर लग रहा है कि गाड़ियों के अंदर मौजूद लोगों को भी आप देख सकते होंगे और कोई ऐसी फुटेज ना बाज़ औक़ात कभी पब्लिक हो, इस बारे में वो जो प्राइवेसी है उसका कैसे मेंटेन करें? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी अभी तक कोई इंसिडेंट ऐसा हमारा नहीं है कि जहाँ से इन्होंने बच्चों ने कैसे किया हो। उनको हमने बड़े ट्रेनिंग से शुरू करते हैं और ये चीज़ों को बताते हैं। और प्राइवेसी का लोगों के खास तौर पे जो कैमरे भी लगे हुए हैं वो इस तरीके से लगे हुए हैं कि कोई रेजिडेंसीज या कोई ऐसी कमर नहीं हो रहा, जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस हैं उनको कवर किया जा रहा है और उन पे भी कोई किसी को ऐसा जूम या कोई चीज़ हो तो हर चीज़ चूँकि रिकॉर्डेड होती है, अगर हल्की सी भी कोई शरारत करेगा या कैसी करेगा वायलेशन वो कैप्चर हो जाएगी। फिर अब 3-4 साल हो गए हैं, अगर शुरू में किसी ने कोई ऐसी हरकत भी की थी तो उनको पता है कि ज़ीरो टॉलरेंस पे उनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। वो बच्चों को पता है तो वो बिल्कुल अवेयरनेस है उनमें और ये ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस हैं जिसमें कॉन्टीन्यूसली इसके बावजूद चेक भी करते रहते हैं। अक्सर देखा है कि अगर रोड पे कोई एक्सीडेंट के वाक़यात हुए भी तो ये रिपोर्ट हुई कि नंबर प्लेट्स आइडेंटिफाई नहीं हो रही या गाड़ी नहीं शनाख्त हो रही है, चेहरा जो है वो नहीं शनाख्त हो पा रहा, कई अगवा भी हुए वहाँ पे जिसके बारे में पता चला कि वो भी ट्रेस नहीं हो सके। तो ये स्क्रीन्स देखे तो मुझे नहीं लग रहा कि इतने अच्छे कैमराज और इतनी अच्छी सर्वेलेंस की मौजूदगी में सब मुमकिन है, तो ऐसा क्यों फिर परसेप्शन जाता है? देखें कैमराज जो है ना वो चंद इंपॉर्टेंट जगह पे लगे हुए हैं। अब लाहौर शहर को 8000 कैमरे से कवर करना हर चीज़ को उसकी मुश्किल है। ये तो बुनियादी जो मेन आपके कुछ थे पैरामीटर्स है जिसके ऊपर तय करके कि क्या क्या चीज़ आपने करनी है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था कि जो कि सिक्योरिटी प्रोजेक्ट था, तो टेररिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी जगह इंपॉर्टेंट या कहाँ पे हादसात हो सकते हैं तो उसकी कवरेज थी। फिर हॉटस्पॉट से जो पुलिस कवर करती है, जो क्राइम होता है क्राइम को कैसे कवर करना है,
फिर हमारे जो मिनॉरिटीज़ है उनकी इबादत गाहों को कवर करें, कमर्शियल एरियाज़ को करें, मुहर्रम के जो मेन बड़े प्रोसेशंस हैं उनको कवर किया जाए डेडिकेटेड। उन्हीं प्रोसेशंस के लिए कैमरे हमने लगाए हुए हैं। वो बड़ी मजालिस होती है उनको कवर करना है, बैंकिंग एक्टिविटी जहाँ पे हो रही है उसको कवर करना है, क्रिकेट के हवाले से ख़ास तौर पे जो हमारे टीम्स आती हैं, क्रिकेट हमारे मुल्क में नहीं थी तो इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा की उसमें परफॉर्मेंस इंडिकेटर था कि अगर जब ये लग जाएँ कैमरे तो टीम में यहाँ पे वापस आ जानी चाहिए, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव किया। हम आपको लेकर आए हैं पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के मेन ऑपरेशनल रूम में। यहाँ से मैं लोगों के चेहरे देख सकती हूँ, नंबर प्लेट्स पढ़ सकती हूँ। तो क्यों मीडिया में रिपोर्ट होता है कि ना चेहरे शनाख्त किए जा पाते हैं, ना नंबर प्लेट्स जो हैं उनके बारे में पता चलता है? एक सिस्टम की, एक सोल्यूशन की, टेक्नोलॉजी की अपनी एक लिमिटेशन है, उसके मुताबिक चीज़ें हल होती हैं। अब हमारे फेशियल रिकग्निशन कैमरास के ज़रिए लोगों की शनाख्त हो रही है, लेकिन उसमें कुछ कबाहतें हैं जिसकी वजह से जितना आप एक्सपेक्ट करना चाहते हैं या जितना आपने इन्वेस्ट किया है कि उसके मुताबिक रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहे हैं। उसमें जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है, बेसिकली जो फेशियल रिकग्निशन है वो ऐसा है कि क्रिमिनल्स के जो चेहरे हैं अगर वो कहीं बाहर निकले हुए हैं, कोई इश्तिहारी हैं, वांटेड लोग हैं पुलिस को या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को या एजेंसीज़ को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, तो उनको हम अगर वो कहीं सड़कों पे फिर रहे हैं तो यहाँ से ढूंढ सकें, शनाख्त कर सकें। बहुत ज़बरदस्त बात है, हमारे देखने वालों को तो यकीनन बहुत अच्छी लगी। आज के क्रिकेट सीज़न चल रहा है और आपको पता है कि ICC के जो चेयरमैन हैं उन्होंने विजिट किया यहाँ पे, और उन्होंने बल्कि टीम्स ने उनके पहले आकर उन लोगों ने सिक्योरिटी चेक किया और सेफ सिटी प्रोजेक्ट के बाद वो मुतमईन होकर तो अपनी क्रिकेट टीम को यहाँ भेजने के लिए तैयार थे। वी प्राउडली क्लेम कि जी अल्हम्दुलिल्लाह इस सारी टीम की एफर्ट से और ये जो प्रोजेक्ट था इसकी मदद से जब PSL में यहाँ पे कुछ मैचेस लाहौर में आए तो उससे पहले ICC की चीफ यहाँ पे आए और उन्होंने इसको देखा और उन्होंने कहा कि ये टेक्नोलॉजी और ये लॉ इन्फोर्समेंट और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स में तो बहुत सारे मुल्कों में जहाँ क्रिकेट हो रही है वहाँ पे भी ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इट हैज़ इन्हांस द सिक्योरिटी और परसेप्शन इससे आपका बहुत बेहतर हुआ है और वी आर कॉन्फिडेंट कि इसके होने पे इंशाल्लाह ताला सिक्योरिटी बहुत बेहतर और इम्प्रूव हो चुकी है और जो हमारे परसेप्शन था हमारा पाकिस्तान का वो बहुत इम्प्रूव हुआ इससे। इस जगह का क्या नाम है? जी इमरजेंसी 15 सेंटर, और यहाँ पे जो लाहौर की 15 की इमरजेंसी कॉल्स हैं वो सारी यहाँ लैंड करती हैं और फिर हमारे ऑफिसर्स उनको अटेंड करके और जो भी ज़ुबानी उन्होंने बताया है उसको 1-1.5 मिनट में कंप्यूटर पे टाइप करके उसको और वो डिस्पैच सेंटर को भेज देते हैं और ये दे आर रेडी टू टेक नेक्स्ट कॉल। एक वुमेन सेफ्टी ऐप का भी मैंने वुमेन सेफ्टी ऐप जो है पंजाब पुलिस के ज़रिए हमने इसको लॉन्च किया है। नवंबर में गवर्नमेंट इसकी ओनरशिप ली है, CM ने बाकायदा इसका इफ्तिताह किया है और उसमें एक फ़ीचर चैट का भी है क्योंकि हम देखते हैं कि नई यंगर जो जनरेशन है वो कॉल शॉल से ज़्यादा चैट पे ज़्यादा हर वक्त लगे हुए होते हैं, तो वो उसमें एक फ़ीचर दिया। उसका हमारा मकसद तो मेन उसका ये भी था कि उनको फैसिलिटेट करें, प्लस उसके ज़रिए हमें उनके रिस्पांस, अगेन इशू ये है कि रिस्पांस जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में हैं तो आपको हरासमेंट फील कर रही हैं या कोई थ्रेटन फील कर रही हैं या फिज़िकल असॉल्ट का कोई ख़तरा है तो आपको अर्लीस्ट पॉसिबल शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में रिस्पांस कैसे दी जाए। होता ये था कि लोग अपना बता के और बाज़ लोगों को या ख़वातीन को एग्जैक्ट अपना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हम कहाँ खड़े हैं, ब्रॉडली उन्होंने बता दिया, अब पुलिस ढूंढ रही है कि वहाँ मैं कैसे उनसे रब्ता करूँ। तो इससे हमें फ़ायदा ये हो गया कि उनके कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं और हम वो सारे जो अपना रिस्पॉन्डर उसको फ़ौरन कोऑर्डिनेट्स के साथ वहाँ भिजवाते हैं और उनको ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो वो उसके लिए चैट का जो फीचर है वो यहाँ पे हमारे लोग बैठे हुए हैं, जो ये लोग चैट पे अगर कोई ख़वातीन हमसे रब्ता करती हैं और कोई इन्फॉर्मेशन मांगती हैं या अपनी कोई हेल्प का उनको रिक्वायर्ड है तो चैट के ज़रिए हम यहीं से फौरी तौर पे दे के और यहीं से उसका केस बना के डिस्पैच में भेज के उसको रिस्पॉन्ड करवा दें। हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि लोग तंग करते हैं? बिल्कुल, हॉक्स कॉल्स भी आती हैं हमारे पास, बल्कि मोस्टली हॉक्स कॉल्स होती हैं। मतलब क्या बातें होती हैं, क्या कौन ख़वातीन ज़्यादा करती हैं, मर्द करते हैं, बच्चे करते हैं? बच्चे भी करते हैं, डिपेंड करता है डे किस तरह का है। अगर संडे होता है जैसे बच्चों को छुट्टी होती है तो फिर बच्चे ज़्यादा कॉल्स करते हैं। इसके अलावा ख़वातीन भी करती हैं, मर्द भी कॉल्स करते हैं इस तरह के हॉक्स कॉल। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। तो आपने कभी सोचा है कि इस तरह के जो लोग रेगुलर या फिर हैबिचुअल कॉलर्स हैं उनको ब्लॉक करें और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई? देखिए, मुख्तसर वक्त के लिए तो अगर एक बंदा रिपीटेडली किए चला जा रहा है, आपको काम ही नहीं करने दे रहा, तो थोड़ी देर के लिए तो ये एक्सरसाइज की जा सकती है। बट इंटरनेशनली इसको हमने डिस्कस किया है, ये भी एक ऑप्शन अवेलेबल है कि किया जाए या फ़ाइन किया जाए, क्योंकि जो 15 के नंबर हैं ये टोल फ्री हैं, तो बाज़ जगहों पे ये भी कि उनको फ़ाइन पड़ जाता है या वो कॉल चार्ज होनी शुरू हो जाती है। इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट के साथ हमने टेकअप करनी हुई हैं। अच्छा सर, और कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि आप समझते हैं सेफ सिटी अथॉरिटी की सक्सेस में अहम है? यहाँ से टिकटिंग और चालान्स जो हैं वो भी बड़ा किए जा रहे हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक के रेगुलेशन में बड़ी मदद।
जी लेटली जब से हमने ई चलान का सिस्टम हमारा ऑनलाइन हुआ और सिस्टम एक्टिव हुआ, मैं समझता हूँ कि हमें जो शहरियों से, मीडिया से, जनरल पब्लिक से ओवरऑल जो हमें एक ज़राई मिली और हमारी पहचान हुई है वो हमारा ई चलान का सिस्टम ही था। कैसे ई चालान जो इशू किया रहता है, आई एम श्योर के बहुत से लोग चैलेंज करते होंगे कि नहीं हमारी गाड़ी जो पहला मैकेनिज्म है मैनुअली देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं कि गलती ना हो और वैलिड चालान हो और उसके बाद उसको सेंड किया जाए। बट अगर आप कैसी गलती पकड़ लें तो आप उसको ईमेल करके या हमारे 15 पे कॉल करके बता सकते हैं कि ये चीज़ है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी पिक्चर खींच रही है वहाँ वीडियो भी एक बन रही है, तो हमारे पास वीडियो एविडेंस भी अवेलेबल होता है, जिससे हम उसको दोबारा अगर उसकी कोई शिकायत आई है या उसका कोई रेजर्वेशन है तो हम उसको कन्फर्म कर लेते हैं और फिर अकॉर्डिंगली उसको बता देते हैं कि हमने वीडियो में भी देख लिया, आपका ये चालान बिल्कुल सही बना है। तो वो ई चालान सामने नज़र आ रहा है जिसमें हम देख सकते हैं कि ना सिर्फ गाड़ी क्लियरली विजिबल है, वॉयलेशन भी नज़र आ रही है और उसका एक पूरा ई टिकटिंग का जो एक वो है, हाँ जी, तो वो हम देख सकते हैं। ठीक है कि ये हार्ट एंड ब्रेन कहा जा सकता है इस पूरे सेफ सिटी अथॉरिटी का, कि यहाँ से वो एविडेंस मिलती है जिससे पता चलता है कि कोई क्राइम हुआ है, ऑफेंस किया गया है, कौन सा बंदा जिम्मेदार है, वकुआ क्या था। जी बिल्कुल, जो 8000 कैमरे हैं उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है सारा पूरे शहर में सारा वक्त, और उस दौरान में कहीं पे कोई क्राइम हुआ है या कोई इंसिडेंट हुआ है जिसको पुलिस देखना चाहती है, लॉ एनफोर्समेंट कोई भी देखना चाहती है, तो वो इधर आके फिर उसको हमारे कैमरों के जरिए देखते हैं। किसी क्राइम को देखना है, तरीकाकार क्या है, फ़र्ज़ क्या खुदा ना खास्ता मेरे साथ कुछ हुआ है, क्राइम हुआ है, तो मुझे क्या करना है। देखें इसको, एक तो पहले इसकी एक्सेस जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज या इंटेलिजेंस एजेंसीज या कोई पब्लिक के डिपार्टमेंट के वो लोग देख सकते हैं, और उसके लिए एक ऑफिशियल तरीका है कि वो उसको हमारे पास अप्लाई करते हैं। उसके लिए प्रॉपर फॉर्म है या तो फिल करते हैं और पुलिस को भी, और इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक भी कर दिया है, आने की भी ज़रूरत नहीं है, इवन अपने वो थानों से भी जल्दी वो शुरू हो जाएगा, थानों से ही अप्लाई कर सकेंगे और सीधा यहाँ पे आके बात करेंगे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान खान साहब, CEO सेफ सिटी अथॉरिटी से हम बात कर रहे थे इस वक्त। और आप पूरी दुनिया में सर्वेलेंस का जो सिस्टम है उसे अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। मॉनिटरिंग का ये जो सिस्टम है ये इंसानी नफ्सियात के उसी असूल के मुताबिक है कि हमें कोई देख रहा है, और अगर हम कोई भी ऑफेंस करेंगे, क्राइम करेंगे, तो पकड़े जाने का खदशा और ख़तरा जो है वो मौजूद होने ये ना लगे कि कौन देख रहा है और कब देखेगा और कब पकड़ा जाएगा। सो उसके मुताबिक ये अथॉरिटी जो है काम कर रही है। ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग ह्यूमन एरर को जहन में रखें, उसकी गुंजाइश हमेशा रहती है, और इम्प्रूव करने का जो मार्जिन है उसको भी जहन में रखें, और अपने ऐसे प्रोजेक्ट्स को हम चलाएं, उसके ऊपर तनकीद करना रवा है, जहाँ जहाँ गलती है उसको पॉइंट आउट करें, लेकिन जो अच्छी बातें उन्हें भी हाईलाइट करें। यकीनी तौर पर पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली, दहशतगर्दी के खात्मे समेत बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हम इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट की कामयाबी और सक्सेस को देख सकते हैं। आपने तो हमें जो है वो पूरा दिखाया कि किस तरीके से होता है, और उधर बहुत ही बेहतरीन बना हुआ है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और हम ये रिएक्टिव अप्रोच में या कुछ प्रोएक्टिवली भी वहाँ पर हो रहा है, आपने क्या देखा? नहीं, प्रोएक्टिव है, कुछ ना होने से कुछ होना बहुत बेहतर है, और ये कुछ नहीं बहुत कुछ है। एक चीज़ इसमें कट गई ना, मैं बता देती हूँ कि जहाँ जहाँ पे कैमराज लगे हुए हैं ना सेफ सिटी के, वहाँ पर एक रेड कलर का बटन भी लगा हुआ है। सो अगर आपका पास फ़ोन नहीं है या आप रब्ता नहीं कर सकते, आप उस बटन को दबाएंगे तो भी उससे जो बेल है वो इसी पंजाब सेफ सिटी जो ये पूरा सेंटर है वहाँ पर कनेक्ट हो जाती है, और आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। सो रोड के ऊपर हाँ होता है ना, ये बात नहीं पता थी। आपसे कोई फ़ोन छीन के भाग गया है और आपके पास कांटेक्ट नहीं कर सकते, प्रेस करें और फौरी पता लग जाएगा। आपकी गाड़ी चोरी होगी, आपकी बाइक चोरी होगी, वहाँ पर करें वो फौरी उसको चेक करेंगे। हादसा कोई हादसा हो गया, आपने 15 को बताना है, 1122 को बताना है, डॉल्फिन्स ने पहुँचना है, जो भी है आपका मसला, आप उस रेड बटन के ऊपर जहाँ पर भी सेफ सिटी का कैमरा नस्ब है दबाकर फौरी तौर पे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक बड़ी सहूलत है, बहुत बड़ी सहूलत। और ये सारे कैमरे जो हैं ये चल रहे हैं, मतलब उन्होंने क्या बताया? हाँ, कुछ कैमरा हैं जो कि नहीं चल रहे, और वो सवाल भी मैंने किया था कि उस हवाले से गवर्नमेंट जो है उसको फंड्स देने चाहिए, रिलीज करने चाहिए, ताकि वो कैमराज भी वर्किंग हो और मजीद कैमराज भी लगाए जा सके। अच्छा, वैसे बाकी सूबों में, बाकी शहरों में भी ये होना चाहिए इस तरह का प्रोजेक्ट, क्योंकि आप काफ़ी सेफ अपने आप को महसूस कर रहे होते हैं इसकी वजह से। अब इसके बाद से तो मैं और भी ज़्यादा अलर्ट हो गई हूँ कि गाड़ी में जाते हुए भी इतनी अच्छी रेजोल्यूशन थी कैमराज की कि आप यकीन करें कि जो कैमरास काम कर रहे हैं वो मुकम्मल देखा जा सकता था, चेहरे समेत, नंबर प्लेट समेत, किसी चीज़ की शनाख्त जो है वो मुश्किल नहीं थी। हाँ, जहाँ कैमरे नहीं हैं, उनका कहना ये था कि जहाँ कैमरे मौजूद ही नहीं हैं उस जगह की हमारे पास फुटेज नहीं मौजूद होती, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात शहरियों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है कि वो जाते हैं फुटेज लेने के लिए ताकि वो एज विटनेस उसको पेश कर सकें उस एविडेंस के तौर पे, तो वो वहाँ पे मौजूद नहीं होती क्योंकि कैमराज नहीं लगे हुए। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा ये एक मंसूबा, इस तरह के मज़ीद मंसूबे भी होने चाहिए। फरा ने हमें सैर कराई, फरा आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और हम दोनों को इजाज़त दीजिए। वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, कल फिर हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।